चुंबकीय क्षेत्र जितना तेजी में परिवर्तित होगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ज्यादा होगा। मान लो इसमें परिवर्तन मरे मरे से कर रहा है, ओ एकदम धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बहुत कम उत्पन्न होगा। और धक्का धक धक बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो इसका परिमाण ज्यादा होगा। एटॉमिक नंबर हाई है तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। ये जो डिस्टर्बेंस है वो मीडियम में ट्रेवल करके जाएगा, और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता रहेगा, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। तो दोनों एक दूसरे को पैदा करते रहेंगे और डिस्टर्बेंस को कहीं आगे ले जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के। तो विद्युत क्षेत्र का मान तो नहीं ना पूछ रहा है, ये बोला विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान। तो औसत मतलब खोपचा, तो ले खोपचा में। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। 12th क्लास के फिजिक्स में जो सबसे बड़ा सेक्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हम विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। विद्युत चुंबकत्व में कई सारे चैप्टर हमने पढ़े हैं। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र, दूसरे चैप्टर में पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र, फिर धारा का इफेक्ट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, और लास्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। 12th क्लास का फिजिक्स का सबसे बड़ा सेक्शन था जो चार्ज पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था, आवेश पे बेस्ड था। और आवेश के अलग अलग स्थितियों से उसका अलग अलग प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी का हम पढ़ाई कर रहे थे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब सारी चीजें पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ी। लास्ट में आके एक छोटा सा चैप्टर है जिसको हम एक क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। वो चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तरंग तक कैसे पहुंच गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अंतिम निर्णय क्या लिया लोगों ने, वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। अंतिम निर्णय, एकदम अंतिम निर्णय का मतलब समझना कि पहले हम ये समझते थे कि आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड विराम में रखे आवेश की वजह से, विराम में रखे आवेश के कारण जो फील्ड उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो हमें पहले लगता था कि आवेश से सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न हो सकता है। और याद रखिएगा, ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये असली वाला विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया था, इसको हम स्थिर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र। इसको सिर्फ हम विद्युत क्षेत्र ही नहीं कहते, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, स्थिर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और असल में यही ओरिजिनल वाला फील्ड है, असली फील्ड विराम में रखे आवेश से उत्पन्न होता है। और सबसे पहले में यही पता चला था, हम सिर्फ यही पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे समय निकला तो लोगों को ऐसा लगा कि यार आवेश का एक दिशा में रेखीय प्रवाह के कारण, आवेश के एक दिशा में रेखीय प्रवाह के कारण उसके आसपास धारा उत्पन्न होता है, उससे धारा उत्पन्न होता है। तो हमने पढ़ा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो धारा कंडक्टर में कैसे फ्लो करता है, कंडक्टर उसका विरोध करता है अपने प्रतिरोध से, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। धारा में किरचॉफ्स का नियम पढ़ा, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, बल्ब पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने देखा कि यार धारा के बहने से उसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जो आवेश पे बल लगाता है, लेकिन वो सिर्फ गतिमान आवेश पे बल लगाता है, स्थिर में रखे आवेश पे बल नहीं लगाता। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र होता तो स्थिर में रखे हुए आवेश पर भी बल लगाता। एक धारावाही तार के आसपास या गतिमान आवेश के आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जो गतिमान आवेश पर ही बल लगाता है। लेकिन हम तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र जानते थे, तो लोगों को लगा यार ये विद्युत क्षेत्र ही बल लगाता था, ये अब कौन आ गया नया जो बल लगा रहा है, और वो भी बड़ा चूजी है, विराम में रखे आवेश पे बल नहीं लगाता और गतिमान आवेश पे बल लगाता है। तो लोगों को थोड़े समय बाद पता चला कि आवेश का एक और गुण है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, जो गतिमान आवेश या धारा से ही उत्पन्न होता है, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म, मतलब एक मैग्नेट से, चुंबक से, क्षर चुंबक के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने चुंबकीय पदार्थ के गुण पढ़े, समझ में आया कि नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये पढ़ा कि फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन था बेटा, फैराडेज ने बोला ज्यादा एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किया, इसलिए हम लेंज को ज्यादा क्रेडिट नहीं देते हैं, फैराडे को देते हैं। कि फैराडे ने बोला कि असल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भाई भाई है ना। नहीं, ऐसा नहीं बोलना ठीक होगा, बात समझना, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। फैराडे ने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र ना बाप है और विद्युत क्षेत्र उसका बेटा है। कैसे, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। याद करिए,
टाइम वेरिंग परिवर्तित, समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। ओहो कहाँ 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 भाई, कहाँ 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 चुंबकीय क्षेत्र देखो, अरे यार थोड़ा सा नीचे आएगा क्या, हाँ देखिए, टाइम वेरिंग परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है ना, हमने यही पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। फैराडे ने यह कहा था कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहीं से परिवर्तित हो रहा हो तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है। ये हमें किसने बताया था, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। पहले तो हमने पढ़ा लेंज लॉ जो प्रेरित धारा की दिशा बताता है, फिर हमने बोला फैराडे लॉ बोलता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होगा, धारा कितना बहेगा, फिर हमने पढ़ा हॉल इफेक्ट, फिर जाके फैराडे ने बताया कि विद्युत क्षेत्र भी इंड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। अब इसी चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब अब इसी सेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, वो कहता है कि देख कोई किसी का यहाँ पे बाप नहीं है, सब भाई भाई है और ये जुड़वा भाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से पैदा लेता है, मैग्नेटिक फील्ड के परिवर्तन से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा लेता है। और फैराडे ने मैक्सवेल मैं आपको बताता हूं, मैक्सवेल 1865 में, ईयर भी बताता हूं मैं आपको, 1865 में मैक्सवेल कहता है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और फिजिक्स में सब कुछ सिमेट्रिक है, इवन फिजिक्स में नहीं, इस पूरे नेचर में, इस पूरी दुनिया में एवरीथिंग इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है बेटा एक जैसा दोनों तरफ, जैसे धरती बहुत सिमेट्रिक है, अब धरती को आधे से काट दो दोनों तरफ सेम मिलेगा, मैं बहुत सिमेट्रिक हूं। अगर मैं सिमेट्रिक नहीं होता या कोई व्यक्ति सिमेट्रिक नहीं है तो उसको हम हैंडीकैप कहते हैं। अगर मैं सिमेट्रिक, देखो जैसे मैं हाथ ऐसे करके खड़ा हुआ, मुझे इस लाइन के अबाउट दोनों तरफ देखो तो मैं तुम्हें बिल्कुल एक जैसा दिखाई दूंगा, बिल्कुल एक जैसा दिखाई दूंगा। मतलब यूनिवर्स, इस नेचर में, यूनिवर्स बोलना ठीक नहीं है, नेचर, इस नेचर ने जो कुछ भी बनाया है बहुत हाईली सिमेट्रिक बनाया है। यह हमें आज तो समझ आ रहा है, लेकिन 1865 की बात करोगे, 1830 की, 1850 की बात करोगे, 200-300 साल पहले, वहां पे फिजिक्स ही नहीं समझ में आता था, नेचर ही समझ नहीं आता था, तो सिमेट्री क्या समझ आएगा। तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन नेचर में हमेशा वाइस वर्सा ट्रू है। नेचर में जब हम कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, कर्मा रिटर्न्स का क्या मतलब है, कर्मा रिटर्न्स का मतलब है ये है कि आज आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो कल आपके साथ अच्छा होगा। नेचर लव सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री से प्यार है। नेचर हमेशा बैलेंस करके चलता है चीजों को। आज आपने किसी को थप्पड़ मारा है, किसी के साथ गलत किया है, तो कल आपके साथ गलत होगा, ये नेचर कहता है और ये फिजिक्स भी मानती है। फिजिक्स भी ऐसा मानती है, बिल्कुल। सिर्फ नेचर ही नहीं, सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, भगवान ही नहीं, धर्म में ही नहीं, फिजिक्स में भी ऐसा हम मानते हैं कि नेचर लव सिमेट्री, जैसे को तैसा। मतलब आज चुंबकीय क्षेत्र ने विद्युत क्षेत्र को पैदा किया है तो कल विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करेगा, और वही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट एक टेबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ था तो भी मैंने आपको पढ़ाया था, और यहां भी मैं एक बार आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है। आवेश, चार्ज, देखिए चार्ज अगर विराम में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, बट मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव उत्पन्न नहीं करता है। अगर वो नियत वेग से चल रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, लेकिन कोई तरंग जैसी चीज उत्पन्न नहीं करता। लेकिन वही अगर त्वरित आवेश हो, कैसा हो, त्वरित या दोलित, दोलन का मतलब भी त्वरण ही होता है, आगे जा रहा फिर घूम के पीछे आ गया तो त्वरित होगा, तभी तो दिशा बदलेगा, और उसमें वेग परिवर्तित होता है तो त्वरित। तो दोलन करता हुआ आवेश या त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और तरंग भी उत्पन्न करेगा। सर ये तरंग का क्या मतलब है? तरंग का मतलब है एक ऐसा माध्यम जो एक ऐसा तरीका जो ऊर्जा स्थानांतरित करता है, एक ऐसा डिस्टर्बेंस, तरंग तो यही पढ़ा है ना आपने, एक ऐसा विक्षोभ जो ऊर्जा स्थानांतरण करता है बिना माध्यम कण के स्थानांतरण के। तो यहां पे भी ऊर्जा स्थानांतरण होगा, लेकिन दोलन किसका होगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का दोलन होगा। मतलब ई तथा बी के दोलन से, बेटा क्या ईएम वेव का मतलब क्या है? ई तथा बी के दोलन से ऊर्जा स्थानांतरित होगा, एक जगह से दूसरे जगह तक ऊर्जा स्थानांतरित होगा। जैसे मान लो कि मैं एक रस्सी बांध दूं, ठीक है ना, और रस्सी को मैं ऊपर नीचे करके ऐसे छोड़ दूं, तो ये तरंग जो डेवलप होता है, इस तरंग में रस्सी का कण तो आगे नहीं जाता,
रस्सी का कण तो ऊपर नीचे करता है और ऊर्जा और संवेग स्थानांतरित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अभी आपके लिए दिमाग में बिठाना मुश्किल होगा कि सर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे दोलन करेगा। दोलन करा के दिखाया तो था पिछली क्लास में एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में क्या आपने इतना तो फील किया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र में चला जाता है, चुंबकीय और चुंबकीय ऊर्जा धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा में चला जाता है, फिर चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा एक दूसरे के साथ दोलन कर रही होती है, ऊर्जा कहानी नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो वहां पे जो एलसी ऑसिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा था धीरे 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 कुछ समय में, फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा था। तो इसी तरीके से एलसी ऑसिलेशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का दोलन हुआ था। अब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोलन से ऊर्जा भी स्थानांतरित करेगा। वो उनका दोलन एक जगह से दूसरे जगह तक, विक्षोपन मतलब डिस्टरबेंस, एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा। जहां से पैदा ले रहा है वो नहीं जाएगा। जैसे मैं यहां से ऐसे कर दूं तो कारण कौन है? मैं खुद हूं। कारण कौन है? मैं खुद हूं। मैंने ऊर्जा क्रिएट किया और ऊर्जा एक डिस्टरबेंस के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह तक गया है। हाँ, साउंड वेव, लाइट वेव, ये सब तो वेव ही है ना। साउंड में क्या होता है? आवाज, साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है बिना किसी माध्यम कण के ट्रांसपोर्टेशन के। मतलब माध्यम कण नहीं जाता। ऐसा नहीं कि मैं यहां से बोल रहा हूं तो सारा एयर मीडियम और सारा पार्टिकल तुम तक पहुंच गया। हाँ, आगे पीछे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का देता है, फिर दूसरा तीसरे को देखता है और पीछे आ जाता है, फिर तीसरा चौथे को देख के पीछे आ जाता है। इस तरीके से डिस्टरबेंस आगे जाता है जो कि एनर्जी कैरी करके जाता है ना। तो कई तरह के तरंग होते हैं, जैसे अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ का मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा तो वेव आगे जाएगा, एक दूसरे के लंबवत चलते हैं। और अनुदैर्घ्य मतलब साउंड वेव आगे पीछे, जिधर एनर्जी जाएगा उधर ही विक्षेपण जाएगा, उधर ही पार्टिकल का ऑसिलेशन उसी लाइन में होगा। ठीक है बेटा? तो इसी तरीके से यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होंगे, विक्षोभ होंगे, विक्षेपित होंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होंगे, उनसे एक तरंग बनेगा उसके डिस्टर्बेंस से, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्बेंस से एनर्जी ट्रांसफर होगा, इसलिए हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस चैप्टर का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भाई भाई है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कैसे? वो मैक्सवेल अभी बताएगा आगे चल के। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो देखिए ऊर्जा स्थानांतरित करता है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, किसका इक्वेशन क्या होता है, ये ऊर्जा कैसे स्थानांतरित करता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो समझ लीजिए जिस तरह का पहले वेव पढ़ा था उसी तरह का यहाँ पे वेव बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऑसिलेशन किसी माध्यम कण का नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का होगा। ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है, मतलब इसको माध्यम कण की जरूरत नहीं है। कई तरह के वेव होते हैं बेटा, मैकेनिकल जिसको माध्यम कण की जरूरत पड़ती है, और कई वेव होते हैं नॉन मैकेनिकल, ये सब आपने पढ़ा है, जिसको माध्यम कण की जरूरत नहीं पड़ती है। माध्यम कण की जरूरत नहीं है, इसे माध्यम कण की जरूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर मीडियम की जरूरत नहीं है। ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि अगर विक्षेपण होगा भी तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का विक्षेपण ऊपर हो रहा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का विक्षेपण इसके लंबवत होगा, और जो तरंग है वो कहीं आगे की तरफ जाएगा। तरंग कहां जाएगा? आगे की तरफ। मतलब ये तरंग की गति की दिशा विक्षेपण की दिशा के लंबवत होता है, बस यही तो है ट्रांसवर्स वेव का मतलब। और जो नेट चार्ज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 0। हालांकि ये उत्पन्न हुआ होगा आवेश के दोलन से, लेकिन ये चार्ज कैरी नहीं करता। यहां से मान लो कि आवेश दोलित हुआ तो इसके वजह से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाएगा। वो विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब एक ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो ट्रांसफर होके जाएगा। बिना मीडियम के भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है, वो ट्रांसफर होकर कहीं जाएगा। उसमें चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। वो क्या है? न्यूट्रल है, और द्रव्यमानहीन भी होता है। द्रव्यमानहीन और आवेशहीन होता है। समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? नेक्स्ट देखिएगा। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। फैराडे ने क्या बताया था, किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को हम उल्टा करके विद्युत क्षेत्र बदलने से चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा लेगा वो हम समझेंगे। तो पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रिवीजन करते हैं। हम पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं। मान लीजिए कॉइल लिया मैंने, या फिर इस रीजन में मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। देखिए ध्यान से, ये क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट 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 मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, परिवर्तित है। तो डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड कम होने से इसमें इस तरह का
धारा उत्पन्न होगा अगर कॉइल रखे जो डॉट ही फील्ड बनाए। डॉट फील्ड मतलब बाहर की तरफ आता हुआ फील्ड, बाहर की तरफ आता हुआ फील्ड के लिए आंटी, मतलब इस तरह से धारा बहेगा। और मैं देखूं तो यहाँ पे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चीजें आपने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। और इस विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो वो फैराडे ने क्या दिया था देखिएगा। वो फैराडे कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, याद करिए, ई डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू सिंपल डी फाई बी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होगा। ये दिया था। इसमें दो बातें मैंने आपको बताई थी, याद कीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब मैंने प्रेरित विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था तो दो बातें मैंने चीख चीख के बताई थी कि ये जो फील्ड है, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र इसके तल के लंबवत उत्पन्न हुआ है। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यही समझने में काम आएगा। मैंने आपको बताया था कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जितनी धका धक जल्दी जल्दी चेंज होगा उतना ज्यादा ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण उत्पन्न होगा। मतलब फाई को आप लिखेंगे बी डॉट ए, एरिया अगर कांस्टेंट लेते हैं तो ये बनेगा डीबी बाई डी टी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। अरे भाई ये तो रिलेशन ही कह रहा है। यहीं पे दो बातें मैंने लिखी है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तुम्हें लग रहा होगा कि मास्टर कितना पागल हो गया, क्रैश कोर्स पढ़ा रहा है क्या यार, ऐसे पढ़ाते हैं क्या क्रैश कोर्स? बेटा ये चीजें बहुत कंसेप्चुअल है, थोड़ा रुक के समझोगे सवाल हमेशा सही होगा। और ये चैप्टर बहुत बोरिंग माना जाता है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो थ्योरेटिकल चीजें, कंसेप्चुअल चीजें में जल्दीबाजी नहीं करते। मैं 20 बार कह रहा हूं, अगर भूल गया तो चप्पल से मारूंगा, युगांडा भेज दूंगा सीधा। 20 बार कह रहा हूं तो इसका कारण है कि भूलना मत। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक। चलो, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो प्रेरित क्षेत्र है, प्रेरित क्षेत्र है वो प्रेरक क्षेत्र के लंबवत होते हैं। एंड इंड्यूसिंग फील्ड, मतलब जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है वो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र जितना तेजी में परिवर्तित होगा विद्युत क्षेत्र का परिमाण उतना ज्यादा होगा। मान लो इसमें परिवर्तन मरे मरे से कर रहा, ओ ओ ओ एकदम धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बहुत कम उत्पन्न होगा। और धका धक बहुत तेजी से चेंज हो रहा है तो इसका परिमाण ज्यादा होगा। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकल, एक करना। तो नेचर लव सिमेट्री। मैक्सवेल एक ऐसा साइंटिस्ट है, मैक्सवेल, जो कि फैराडे से बहुत छोटा है। मतलब फैराडे जब लॉ दे रहा था तो मैक्सवेल बेचारा जन्म ही लिया था। लेकिन मैक्सवेल जब हाई स्कूल में जाके फैराडे का लॉ पढ़ा तो मैक्सवेल कहता है नेचर लव सिमेट्री। आज चुंबकीय क्षेत्र ने विद्युत क्षेत्र पैदा किया, मतलब कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। ये इसने इसको पैदा किया तो ये इसको पैदा करेगा ही। तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो गया, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र पैदा करता है और विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। लेकिन कैसे? तो दो बातें, दो समस्याएं थी और उसको मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट किया और उसको प्रूव किया। तो मैक्सवेल कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मैक्सवेल इक्वेशन। वो आपको लग रहा होगा कैपेसिटर में कहां आ गए, तो कैपेसिटर में कुछ दिक्कत है, उसको हम समझने आए हैं। क्या दिक्कत है समझिएगा। मैक्सवेल एग्जाम्पल नहीं, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट। मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और समझाया, एक्सपेरिमेंट किया। मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि एक बात बताओ कि जब तुमने कैपेसिटर का चार्जिंग पढ़ा था तो कैपेसिटर के चार्जिंग में आपने ये पढ़ा कि जैसे ही बैटरी से कैपेसिटर को, अनचार्ज कैपेसिटर को मैं बंद करके जोड़ूंगा तो ये जो बैटरी है यहां से चार्ज उठाएगा और इस प्लस क्यू चार्ज को यहां से उठा लिया तो यहां पे आ जाएगा माइनस क्यू और इसको उठा उठा के प्लस क्यू यहां रख देगा। तो यहां से ये कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा और इस कैपेसिटर में चार्ज के कारण से विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, क्यू बराबर सी बाई वी, है ना। तो ये चार्ज आया कहां से? तो बैटरी के पास होती है कार्य करने की क्षमता, तो चार्ज उठा के यहां से यहां तक रख दिया। तो जब चार्ज लेके जा रहा था तो चार्ज का फ्लो होता है तो वहां से धारा बहती है, हाँ धारा बहती है, और उस धारा को हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट ही तो कहते हैं। अरे विद्युत क्षेत्र के कारण जो तार में धारा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट। वो ड्रिफ्ट करंट उत्पन्न होगा, ठीक है। लेकिन ड्रिफ्ट करंट उत्पन्न होने के लिए क्लोज लूप तो चाहिए, परिपथ बंद होना तो चाहिए। क्या ये परिपथ बंद है? क्या ये जो लूप है वो क्लोज है? नहीं। यहां से आवेश भागता 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 चल रहा है, मतलब धारा बह रही, 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 लेकिन ये तो जगह खाली है,
ये वाला जो स्पेस है ये तो खाली जगह को निरूपित कर रहा है। अब यहाँ पे कहाँ से धारा आएगा? धारा नहीं आएगा, लेकिन धारा तो क्लोज लूप में बहता है। मतलब आपने जो पढ़ा है वो ऊपर ऊपर से समझ तो लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मेरी देखो, किसी चीज को समझने से पहले ये समझो कि वहां पे दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये थी कि करंट हमेशा क्लोज लूप में बहता है। क्या यहाँ पे क्लोज लूप बन रहा? नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, क्लोज लूप नहीं है। धारा हमेशा, अरे रामलाल, धारा हमेशा, धारा हमेशा बंद लूप में, बंद लूप में प्रवाहित होता है। तो आपने जो पढ़ा है कैपेसिटर ऑफ चार्जिंग और धारा बंद लूप में प्रवाहित होता है, दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या। हालांकि अभी भी समझ आ रहा होगा आपको, यहां से चार्ज उठाया बैटरी ने और धीरे धीरे उठा उठा के यहां रख दिया। लेकिन आपने तो ये पढ़ा कि धारा क्लोज लूप में बहना चाहिए, तो क्लोज लूप तो यहां नहीं बह रहा। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत कि जब लोगों ने, मतलब मैक्सवेल ने, लोगों ने क्या, मैक्सवेल ने यहां पे पॉइंट बनाया ए और यहां पे पॉइंट बनाया बी, और दोनों जगह पे चुंबकीय क्षेत्र देखने की कोशिश करी। क्या देखने की कोशिश करी? चुंबकीय क्षेत्र। तो जब मैक्सवेल ने विद्युत क्षेत्र देखा ए पर, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो मैक्सवेल ने पहले सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र ए पे तो होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो। ए पे तो होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र नॉट इक्वल टू जीरो। ए नहीं, इसको एक्स मान लेते हैं, नहीं तो ए और बी मैग्नेटिक फील्ड वाला बी कंफ्यूज करेगा आपको, है ना। इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। तो चुंबकीय क्षेत्र जब हमने एक्स पे देखा, कहां देखा बेटा? एक्स पे देखा, तो चुंबकीय क्षेत्र एक्स पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, हालांकि एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल कर रहा है लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ इसने यूज किया। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे जब हम क्लोज लूप लेंगे, क्लोज लूप ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, कौन सा लॉ है? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्लोज लूप यहां पे करंट इनक्लोज कर रहा है। देखो ना, ये करंट फ्लो कर रहा है ना, आई डी, इसको कहेंगे हम लोग आई ड्रिफ्ट करंट। समझ में आया कि नहीं है? ड्रिफ्ट करंट बोलो या कंडक्शन करंट बोलो, इसको कंडक्शन करंट भी बोल सकते हैं। कंडक्शन मतलब जो कंडक्ट कर रहा है, वो तार में बह रहा है। तो ये कंडक्शन करंट को हम आईसी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे? आईसी। तो यहाँ पे कंडक्शन करंट आईसी फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्शन करंट की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन जब हमने चुंबकीय क्षेत्र, ये कहां पे देखा है? एक्स पे। जब हमने चुंबकीय क्षेत्र वाई पे देखना चाहा, तो थ्योरेटिकली मैक्सवेल ने बोला कि जीरो होना चाहिए। मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, थ्योरी से, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग थ्योरी से जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी वाई, जैसे यहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो ये लूप बनाओगे, तो बी वाई डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब इनक्लोज धारा क्या हो गई? जीरो। अगर इनक्लोज धारा जीरो हो गया तो बी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। बी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब ये थ्योरी से एम्पियर के हिसाब से होना चाहिए। ये किसने बोला? एम्पियर ने। एम्पियर्स के हिसाब से ये जीरो होना चाहिए। लेकिन जब मैक्सवेल ने यहां पे जाके असल में कंपास रखा और कंपास रख के डिफ्लेक्शन देखा, तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहां पे डिफ्लेक्शन आया, और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से डिफ्लेक्शन आया मतलब वहां पे चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वहां पे डिफ्लेक्शन आया मतलब वहां पे चुंबकीय क्षेत्र है। जो मैग्नेट था, निडिल था, वो डिफ्लेक्ट किया। मतलब यहां पे मैक्सवेल कहता है कि एम्पियर्स का सर्किटल लॉ गलत हो गया। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड एट वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन एम्पियर्स के लॉ के हिसाब से वो चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। समझिएगा, यही दिक्कत है। इसलिए हमने कैपेसिटर ऑफ चार्जिंग की बात करी। तो कैपेसिटर ऑफ चार्जिंग में कितनी समस्या है? दो। कौन कौन सी समस्या है? तो कैपेसिटर ऑफ चार्जिंग में पहली समस्या यह है कि करंट हमेशा बंद लूप में बहना चाहिए। यहां पे बंद लूप में करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, पहला समस्या। दूसरा समस्या यह है कि यहां पे एक एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए एम्पियर के हिसाब से, एम्पियर के हिसाब से, हिसाब मतलब वो गणित वाला हिसाब नहीं, उसके अकॉर्डिंग, एम्पियर्स के अकॉर्डिंग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए एम्पियर्स के हिसाब से। लेकिन जब मैक्सवेल ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया तो जीरो नहीं था, वो कुछ था। तो मैक्सवेल कहता है कि एम्पियर्स का लॉ गलत नहीं है, उसमें थोड़ी सुधार की जरूरत है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ जो आप पढ़ते हो, बी डॉट डी एल
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ये लॉ गलत कैसे हो सकता है? अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हो। बहुत सारे धारावाही तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आपने इसी लॉ के हिसाब से तो निकाला है। ये गलत नहीं है, लेकिन ये फेल कर गया एक जगह पे। कहां पे? कैपेसिटर प्लेट के बीच में। कैपेसिटर प्लेट के बीच में ये फेल कर गया। ये गलत नहीं है, लेकिन कैपेसिटर प्लेट के बीच में ये फेल कर गया। तो फिर सही चीजें क्या होंगी? तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने अपना लॉ दिया। मैक्सवेल कहता है कि देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो क्या रहा है। देखो, ये बैटरी ने जब यहां से आवेश उठाया, बैटरी ने जब यहां से आवेश उठाया तो यहां पे चार्ज आया कुछ माइनस क्यू, और ये चार्ज फ्लो करता हुआ यहां से करंट फ्लो किया आईसी, कंडक्शन करंट, यहां से करंट फ्लो किया, यहां से करंट फ्लो किया आईसी, यहां से करंट फ्लो किया, तभी तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आया, यहां पे हो गया कुछ प्लस क्यू। और ये आवेश धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यहां से आवेश उठाएगा तो माइनस क्यू बढ़ेगा, और उठा के यहां रखेगा तो प्लस क्यू बढ़ेगा। तो आवेश परिवर्तित हो रहा है, और आवेश परिवर्तन से यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र, कैपेसिटर प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र होता है। ये जो विद्युत क्षेत्र है, क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र। कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, कैपेसिटर, कैपेसिटर। अब फील आ जाएगा तुम्हें, मैंने धीरे धीरे इसलिए समझाया कि देखो फील आना बहुत जरूरी है। एक बार फील आ जाएगा ना तो लंबे समय तक याद रहेगा। कैपेसिटर के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान कितना होता है बताना, क्यू के टर्म्स में या सिग्मा के टर्म्स में। कैपेसिटर प्लेट पे अगर चार्ज क्यू है या उसका आवेश घनत्व सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये जो है तो कंडक्टिंग प्लेट, लेकिन प्लस और माइनस चार्ज होने की वजह से मैंने आपको समझाया था कि चार्ज एक ही तरफ आएगा, तो इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, और इस चार्ज की वजह से सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर के बीच में जो ये विद्युत क्षेत्र है, यह परिवर्तित है, लो भैया, ये विद्युत क्षेत्र कैसा है? परिवर्तित है। क्योंकि जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, मतलब धीरे धीरे ये बैटरी यहां से चार्ज उठा के यहां पे रख रहा है, तो लगातार आवेश का मान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता जाएगा यहां पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ता जाएगा। तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र आया, और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र असल में कहां आया? इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में। अगर कैपेसिटर प्लेट ऐसा है, ध्यान से देखो, ऐसा है कैपेसिटर प्लेट, ऐसा है, ऐसा ही होगा ना। प्लेट सर्कुलर बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर बना ले, जैसा मर्जी है वैसा प्लेट बना ले, लेकिन ये प्लेट का कुछ एरिया होगा, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। देखो 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 ध्यान से, ऐसे ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर बना के दिखाता हूं मैं पूरी तरीके से, अच्छे से, क्योंकि इसका फील आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पूरा 3 डायमेंशनल फिगर देख समझो, ये 3D का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे एरिया में आएगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये जो विद्युत क्षेत्र है वो परिवर्तित है समय के सापेक्ष। ऑब्वियसली चार्ज का ग्रोथ धीरे धीरे समय के सापेक्ष हो रहा है, तो समय के रिस्पेक्ट में विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, और परिवर्तित विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? यहां पे परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। लो भैया, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। क्यों करेगा चुंबकीय क्षेत्र पैदा? क्योंकि कभी चुंबकीय क्षेत्र ने विद्युत क्षेत्र को पैदा किया था, तो उसका बदला लेने के लिए यहां पे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करेगा। इस बात की क्या गारंटी कि पैदा करेगा ही? तो एक बात बताओ, जब यहां पे धारा बही नहीं रहा, धारा यहां से लेके इस लूप में यहां तक बहा है, इसमें धारा है ही नहीं, तो किसने पैदा किया? चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से, यहां पे देखना, एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र तभी पैदा लेगा जब धारा होगा। चुंबकीय क्षेत्र तभी पैदा लेगा जब धारा होगा। क्या यहां पे धारा है? नहीं है सर। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है? तो जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, जब फुल चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो उसमें चार्ज नियत हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र नियत हो जाएगा, तब चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं लेगा। लेकिन जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा, उस पर आवेश बढ़ता रहेगा, परिवर्तित आवेश के कारण परिवर्तित विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में यहां पे आएगा, देख देख देख, आवेश के फॉर्म टर्म्स में लिख देता हूं, सिग्मा को लिखूंगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो जब तक आवेश परिवर्तित रहेगा तब तक विद्युत क्षेत्र परिवर्तित रहेगा, जब तक आवेश परिवर्तित रहेगा तब तक विद्युत क्षेत्र परिवर्तित रहेगा, जब तक आवेश परिवर्तित रहेगा तब तक विद्युत क्षेत्र परिवर्तित रहेगा। और विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा लेगा, मैक्सवेल ने कहा। लेकिन सर एम्पियर सर्किटल लॉ जो था, फिर उसको कैसे सुधारेगा? तो उसको सुधारेगा, देख, एम्पियर सर्किटल लॉ को सुधारेगा
बोलेगा कि यहां पे असल में हम मान सकते हैं कि एक धारा बन रही है, मान सकते हैं धारा बन रही है, और उस धारा को नाम दिया विस्थापन धारा। और उसने बोला, एक लॉ दिया, अरे भाई मैंने इसको मिटाऊंगा तो ये भी मिटेगा क्या? नहीं मिटा। मैक्सवेल एम्पियर का लॉ था ओरिजिनल, तो उसने लॉ एम्पियर का ही रहने दिया, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, अपना नाम भी जोड़ दिया। ये चाहता ना, बेईमान होता अगर मैक्सवेल, तो अपने नाम पे लॉ ले लेता, लेकिन मैक्सवेल ने अपने नाम पे लॉ नहीं लिया। उसने बोला एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, और एम्पियर्स लॉ में सुधार किया। उसने बोला कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, ये तार में बहने वाला कंडक्शन धारा, ये एकदम सही है, प्लस म्यू नॉट आई डी, ये है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन धारा, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। तो बोलेगा सर ये विस्थापन धारा असल में बहता कैसे है, क्यों बहता है? तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ये नहीं डिफाइन करता, ये नहीं डिफाइन करता, तो फिर एम्पियर सर्किटल लॉ जो है ना, वो आपको इनकम्प्लीट दिखाई देता, वो गलत होता। ऐसा कहा जाता कि एम्पियर सर्किटल लॉ यहां पे वैलिड नहीं है, तो बेचारा एम्पियर का बेइज्जती हो जाता। तो असल में तो यहां पे परिवर्तित चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, देखो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न लेगा, और एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो यहां पे कहा गया कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर प्लेट के बीच में परिवर्तित होगा, उसके वजह से एक धारा बनेगा, और धारा आ गया तो उस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, है ना। तो देखो विस्थापन धारा परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, अरे यार विद्युत क्षेत्र, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होता है, जो धारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। धारा हमेशा क्या पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो ये लॉ हो जाएगा। तो लोगों ने बोला कि आईडी का मान कैसे निकालोगे? तो मैक्सवेल कहता है कि आईडी का मान होगा एप्सिलॉन नॉट, असल में ये चुंबकीय क्षेत्र से, सॉरी विद्युत क्षेत्र से पैदा लिया है। ये किससे पैदा लिया है? विद्युत क्षेत्र से पैदा लिया। देखो बेटा हिंदी में थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लेता हूं मैं। ये परिवर्तित इलेक्ट्रिक फील्ड से पैदा लिया है। तो परिवर्तित इलेक्ट्रिक फील्ड डी फाई बाई डी टी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन का दर इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हो जाता है आईडी। ये है धारा का मान। इसको प्रूव भी कर दूंगा, चिंता की बात नहीं है, इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा। ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का मान। इसको यहां पे जब रखोगे, इसको जब यहां पे रखोगे, तो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ क्या आ जाएगा? देखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, देखो ध्यान से, आईसी कंडक्शन करंट इंटू डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। सर हमको कैसे याद रहेगा कि यहाँ पे फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र? अभी पैदा क्या ले रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से पैदा लेगा? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर की वजह से। यहाँ पे फाई ई की वैल्यू आप ई डॉट ए लिख सकते हो क्या? देखो इधर यही बना लेता हूं ना, क्या दिक्कत है। ये कैपेसिटर प्लेट है, ये क्या है बेटा? कैपेसिटर प्लेट है। इस कैपेसिटर प्लेट का देखो क्षेत्रफल ए है। तो यहां से आप फ्लक्स जब लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स लिखोगे, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, देखो बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जब यहां पे फ्लक्स लिखोगे, तो फाई बराबर क्या होगा? बोलो, फाई बराबर होगा ई डॉट ए। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू आएगी, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों? क्योंकि चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की बात हो रही। किसकी बात हो रही? विद्युत क्षेत्र की बात हो रही, इसलिए एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब यहां से फाई ई की वैल्यू को क्या रख सकता हूं? ई डॉट ए। फाई ई की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स को क्या लिख सकता हूं? ई डॉट ए लिख दे यहां पे। तो एप्सिलॉन नॉट डी ई डॉट ए डिवाइडेड बाई डी टी। एरिया तो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। बदल क्या रहा है? बदल रहा है विद्युत क्षेत्र। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? ए को बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा था कैपेसिटर प्लेट के बीच में Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी टी, ऐसा लिख सकता हूं।
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखोगे तो ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो आई डी बराबर इधर बचेगा डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वही तो कंडक्शन करंट होता है। ये जो करंट फ्लो कर रहा है आईसी, वो असल में क्या है, डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि किसी भी इंस्टेंट पे जो विस्थापन धारा होगा, किसी भी क्षण पे जो विस्थापन धारा होगा वो कंडक्शन करंट के चालन करंट के बराबर होगा। ये जो विस्थापन धारा होगा, ये प्रूफ हो गया, ये जो विस्थापन धारा होगा उसका मान चालन धारा के बराबर होगा। चालक धारा या चालन धारा जो भी बोलोगे, चालक धारा मतलब तार में बहने वाले धारा के बराबर होगा। क्योंकि कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपको याद होगा कि अचानक से करंट बहुत हाई फ्लो करता है और धीरे धीरे करंट का डीके होता है, चार्ज बढ़ता है। करंट का डीके होता है ना यार कैपेसिटर ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। तो पहले यहां पे जितना कंडक्शन करंट होगा ज्यादा, विस्थापन धारा ज्यादा होगा। जैसे जैसे कंडक्शन करंट कम हो जाएगा, विस्थापन धारा कम हो जाएगा। तो आपको यहां से दो ही बात याद रखनी है कि कंडक्शन करंट का मान क्या होता है। कंडक्शन करंट, तो कंडक्शन करंट का मान होता है डी क्यू बाई डी टी। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट ये होता है बेटा आई डी। विस्थापन धारा होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये विस्थापन धारा को किसने पैदा किया, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र ने पैदा किया। परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से आएगा विस्थापन धारा, और विस्थापन धारा से क्या आ जाएगा, विस्थापन धारा से क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये रहा ना विस्थापन धारा आपका, इस विस्थापन धारा से क्या पता लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चालक धारा तो तार से बह रहा है, ये विस्थापन धारा बह कहां पे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये विस्थापन धारा बह कहां रहा है, तो एकदम फील ऑफ विस्थापन धारा देखिए, फील ऑफ विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा का फील लीजिए, देखिए ये है कैपेसिटर प्लेट आपका, ये है कैपेसिटर प्लेट आपका। ये जो विस्थापन धारा होगा वो असल में इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में, जैसे कंडक्शन करंट जो है वो कंडक्शन करंट जो है वो तो आपके इस तार में बहेगा आईसी, उसके वजह से यहां पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा लेगा। लेकिन ये जो विस्थापन धारा है ना बबुआ, देखो ये अच्छे से, ये जो विस्थापन धारा है ना, वो विस्थापन धारा इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में बहेगा। ये विस्थापन धारा है, मतलब विस्थापन धारा एक लाइन से नहीं बहता। किसी भी क्षण पे विस्थापन धारा का परिमाण, किसी भी क्षण पे विस्थापन धारा का परिमाण ये आईसी के बराबर होगा। किसी भी क्षण पे विस्थापन धारा का परिमाण कंडक्शन करंट के बराबर होगा। लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो है आपका, समझिएगा प्लीज, ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट उस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से ऐसे बहता है, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से बहता है। मतलब मैं बोलूं कि अगर आईसी के मान है 10 एंपियर, तो बताओ आईडी कितना होगा, 10 एंपियर। लेकिन ये आईसी 10 एंपियर एक लाइन से बहेगा, एक तार में बहेगा, और ये जो आईडी 10 एंपियर है ये इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से बहेगा। मैं अगर पूछूंगा यहां से करंट बह रहा है 5 एंपियर, सुन मेरी बात, यहां से करंट बह रहा है 5 एंपियर, तो कैपेसिटर प्लेट के आधे एरिया से कितना करंट बहेगा, 2.5 एंपियर, 2.5 एंपियर। ये जो पूरा करंट है ना वो कैपेसिटर प्लेट के बीच। अच्छा सर्कुलर प्लेट अगर ले लूं, तो सर्कुलर प्लेट ले लूंगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा यहां पे, सर्कुलर। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट ऐसे बहेगा, देख फील कर इस बात को, मजेदार बात है, एकदम अंदर घुस घुस के पढ़ाऊंगा एकदम। देख इधर, ये है तेरा करंट, कौन सा करंट है बबुआ, ये है तेरा, ध्यान से देख। अगर ऐसा मैं बना दूं, अरे भैया ये पोलरिटी उल्टा क्यों बन रहा है, करंट ऐसे बहेगा ना। फिर ये देख आईसी है, और ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा तेरा आईडी है। ये क्या है, तेरा आईडी है। बता फील आया कि नहीं आया। इस आईडी का मान कितना होगा, बहुत आसान है, थोड़ा रटना पड़ेगा, बहुत अच्छे समझा दिया मैंने, डी फाई ई बाई डी टी। और चर्चा करते हैं, इधर छोड़ेंगे नहीं अभी। और सुन, ये तेरा जो कंडक्शन करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा हमेशा और हमेशा। लेकिन आईसी एक तार में बहता है और आईडी पूरे कैपेसिटर प्लेट के एरिया में बहता है। समझ में आ गया। अब चल यहां से डी फाई बाई डी टी, ये तेरा डिस्प्लेसमेंट करंट का मान है। अब फाई को क्या कर लिख सकता हूं मैं, ई ए। तो यहां पे ध्यान से देखना है, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डीई बाई डी टी। कई बार तुमसे सवाल पूछते हैं, कई बार तुमसे सवाल पूछते हैं कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन का दर दिया हुआ है, तो बताओ विस्थापन धारा क्या होगा। अरे मेरे लाल, फाई ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स अगर यहां पे लिखा हुआ है तो डी फाई को मैं क्या लिख सकता हूं, डी फाई को लिख सकता हूं मैं ई इंटू ए बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, तो आप जानते हो Q बराबर CV। ये भी नहीं जानते हो तो ये ले लो, ये कैच करो, V इज इक्वल टू ई बाई, हाँ E इज इक्वल टू V बाई L, ये तो लिख सकता हूं ना।
इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं v बाई एल। तो जैसे मैं E को v बाई एल लिखूंगा तो यहां से ध्यान से देखना कि डिस्प्लेसमेंट करंट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। बच्चे को लगता है सर भयंकर चीज पढ़ा है। भयंकर क्या पढ़ा है तूने? तू ये नहीं जानता फाई बराबर ई डॉट ए होता है, तू ये नहीं जानता इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ होता है। जब यहां पे रखूंगा तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई एल इंटू डीवी बाई डी टी, ये नहीं जानता है तू, बहुत बड़ी बात पढ़ ली रामलाल। अच्छा, जो आईडी होता है, सुन मेरी बात, एक और जबरदस्त चीज बताऊंगा। जो आईडी होता है आईसी के बराबर होता है। आईसी क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। और क्यू बराबर क्या होता है? सीबी। क्यू बराबर क्या होता है? सीवी। मेरी बात सुन, क्यू बराबर क्या होता है? सीवी। क्यू बराबर क्या होता है? सीवी। क्या होता है? क्या होता है? सीवी। सीवी क्या होता है? सीवी। तो क्यू को जैसे ही सीवी रखूंगा, सी तो कैपेसिटेंस नियत है, तो डीवी बाई डी टी, तो यहां से आ जाएगा तेरा सी इंटू डीवी बाई डी टी। अरे रामलाल, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते। आईडी का दो ऐसा फॉर्मूला जो डीवी बाई डी टी के टर्म्स में, लेकिन दोनों अलग है। हालांकि दोनों अलग नहीं, दोनों सेम है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। आई दादा, धुआं धुआं हो गया। बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे जिनको समझ आ रहा हो उनको मजा आ जाएगा। एक ही बात तो है, आई डी बराबर आई से डी क्यू बाई डी टी, और क्यू बराबर होता है सी बी सी डीवी बाई डी टी, और सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो होता है। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बटा डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ। बताओ मजा आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो मैक्सवेल एम्पियर लॉ भी बता दिया। परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा लेता है, लेकिन बीच में एक डिस्प्लेसमेंट करंट का हमने सहारा भी लिया है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में दो चार बातें यहां पे लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट के आने से क्या क्या फायदा हुआ? तो सबसे पहला फायदा हुआ कि फॉर्म्ड, या पहले डिस्प्लेसमेंट करंट बनता कैसे है? तो फॉर्म्ड यूजिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बनता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे देखो तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। फाई कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। फाई को लिख सकते हैं ई डॉट ए, तो ए बाहर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, ये आ जाएगा फॉर्मूला। चलो, प्रूफ्स कंटिन्यूटी ऑफ करंट। बिल्कुल कंटिन्यूटी ऑफ करंट, क्लोज लूप में करंट बहता है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट पूरा कर दिया। कैसे? तो ये कैपेसिटर प्लेट है, इधर जो करंट बहता है उसको हम कहते हैं आईसी, और इसके अंदर जो फ्लो करता है उसको हम कहते हैं आईडी। और आईसी और आईडी बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन में, एक सीरीज में करंट तो सेम ही बहना चाहिए। ऐसा तो नहीं यहाँ पे 2 एम्पीयर, यहाँ पे 6 एम्पीयर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जितना करंट यहां बहता है उतना करंट यहां बहता है। ये कंटिन्यूटी ऑफ करंट को भी प्रूफ कर दिया। कंटिन्यूटी ऑफ करंट को भी प्रूफ कर दिया। एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, कैपेसिटर प्लेट के अंदर में एक्सपेरिमेंटली मैक्सवेल को मैग्नेटिक फील्ड मिला था, लेकिन एम्पियर कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैक्सवेल कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैक्सवेल ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रूफ भी किया। कैसे किया? उसने बोला कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की वजह से धारा एक उत्पन्न होगा जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहता है, उस डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसलिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ को, बी डॉट डीएल को लिख सकते हैं म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। समझ में आया कि नहीं है? म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी करंट। ये स्टेडी करंट के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों 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 क्यों? आओ एक बताता हूं। अगर तेरा करंट कांस्टेंट है, कौन सा? कंडक्शन करंट कांस्टेंट है। मेरी बात सुन। एक मिनट। इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी करंट, नहीं, स्टेडी स्टेट लिखना था। ये मरवाएंगे एक दिन मुझे। स्टेडी स्टेट बेटा, स्टेडी स्टेट। मैं समझाता हूं, सुन सुन सुन, समझाता हूं। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है? स्टेडी स्टेट का मतलब है कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, मतलब क्यू कांस्टेंट हो गया। अगर क्यू कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर फ्लक्स नियत है या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा जीरो होगा। और असल में एक बात बताओ, स्टेडी स्टेट में कंडक्शन करंट भी तो जीरो ही फ्लो करता है। जो वायर में फ्लो करने वाला धारा है वो भी तो जीरो फ्लो करता है। आईडी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी फ्लोज बिटवीन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कैपेसिटर प्लेट। ये कैपेसिटर प्लेट के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो करता है। कैपेसिटर प्लेट के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो करता है। फील आ गया बढ़िया से? अब मैक्सवेल ने क्या किया कि बोला कि चलो अब यहां पे हम अंतिम निर्णय लेते हैं, मतलब एकदम लास्ट, फुल एंड फाइनल। और कहा कि मैं 4 लॉ देता हूं। हालांकि वो मेरा लॉ नहीं है, वो पुराने भाई लोगों का है, लेकिन भाई लोगों का लॉ मैं अपने नाम से छाप लेता हूं। किसी को कोई दिक्कत? तो लोगों ने बोला कि मैक्सवेल ने बहुत बड़ा काम किया, जाने दो, मैक्सवेल के नाम से ही जाने दो। तो 4 मैक्सवेल के नियम होते हैं। पहला नियम वो इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ वाला ही है। गॉस के नियम को एज इट इज ले लिया, बोला कि मेरा लॉ है। अरे तेरा कहां से है? वो तो गॉस का था। बोला कि मान लो ना, मैं चारों लॉ को एक साथ लिख देता हूं, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी को अंतिम रूप देता हूं, तो मेरे नाम से पढ़ो उसको। मैक्सवेल की बात लोगों को मानना पड़ा, और मैक्सवेल गॉस लॉ को हम मैक्सवेल लॉ भी कहते हैं। गॉस लॉ तो गॉस लॉ है ही। मैक्सवेल ने बोला कि मेरे नाम से भी लॉ होगा, और बोला कि पहला मैक्सवेल लॉ असल में गॉस लॉ है। देखो, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, 4 मैक्सवेल इक्वेशंस। पहला इक्वेशन किसका है? गॉस लॉ का। गॉस लॉ क्या कहता है?
फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज लूप से पास करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी बराबर क्यू इन बाई इप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इन क्लोज। ये तो आप पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, देखिए अब मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ लगा दिया मैक्सवेल ने और कहा कि किसी भी बंद लूप से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा। कौन सा फ्लक्स पास करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैंने आपको बताया था कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए होता है, लेकिन अगर बंद लूप से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा पोल आएगा, मतलब डाइपोल होगा। मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करता है। आप नॉर्थ नॉर्थ पोल लेके नहीं घूम सकते। अगर आपके पास नॉर्थ है तो पक्का साउथ होगा ही। बोलोगे कि नहीं अच्छा साउथ है उसको तोड़ के हटा दो, तो नहीं, जब टूटा हुआ मैग्नेट बनेगा उसमें भी नॉर्थ साउथ होगा। एकदम छोटू सा नैनोमीटर का भी मैग्नेट ले लोगे उसमें भी साउथ नॉर्थ पोल बनता ही है, उसमें भी साउथ नॉर्थ पोल बनता ही है। तो याद रखिएगा मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये मैक्सवेल का दूसरा लॉ है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म दूसरा। तीसरा है आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फैराडेज लॉ। फैराडे का भी लॉ उठा लिया, छोड़ा किसी को नहीं इसने। गॉस को उठा लिया इलेक्ट्रोस्टैट वाला, गॉस को उठा लिया मैग्नेटिज्म वाला, फैराडे को उठा लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा लिख देता हूं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहा था फैराडे ने? फैराडे ने कहा था कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मेरी बात सुन अच्छे से समझ। परिवर्तित चुंबकीय 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 क्या 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 चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो पहला फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था वो था ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और इसी ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल बराबर माइनस डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स बाई डी मैग्नेटिक फ्लक्स बाई डी टी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना, विद्युत क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से विद्युत क्षेत्र। देखो इसको बी लिखते हैं। अच्छा फाइव बी को क्या लिख सकते हैं? बी डॉट ए, तो माइनस ए इंटू डीबी बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझ में आएगी नहीं है? नेक्स्ट देखो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स ने अपना लॉ क्या दिया था? तो सिर्फ एम्पियर लॉ क्या था? देख सिर्फ एम्पियर्स लॉ क्या था, देख इधर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ये था सिर्फ और सिर्फ एम्पियर्स लॉ। मैक्सवेल ने बोला कि ये एम्पियर्स लॉ गलत हो गया कैपेसिटर प्लेट के बीच में। इसको सही करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा? इसको सही करने के लिए मैं एक लॉ दूंगा जिसको बोलेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, और मैं कहूंगा कि परिवर्तित कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र? बता बता बता। कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या होता है? परिवर्तित क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र? कैपेसिटर प्लेट के बीच में होता है विद्युत क्षेत्र। आवेश के कारण परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की वजह से एक धारा बहेगा जिसको हम विस्थापन धारा कहेंगे। उस विस्थापन धारा से दो चीजें हल हो जाएगा। पहला कि करंट क्लोज लूप में बहता है, तो सिर्फ वायर वायर में नहीं, कैपेसिटर प्लेट के बीच में भी करंट फ्लो करेगा। कंडक्शन करंट के बराबर होगा विस्थापन धारा, और उस विस्थापन धारा अगर है तो धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आएगा, धारा की वजह से क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ हो गया। क्लोज इंटीग्रेशन वी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ड्रिफ्ट प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। इसको हमेशा याद रखना, भूलना मत। म्यू नॉट आई ड्रिफ्ट है तेरा आई ड्रिफ्ट वही ड्रिफ्ट मतलब कंडक्शन, ड्रिफ्ट मतलब कंडक्शन, प्लस इप्सिलॉन नॉट डी पाई बाई डी टी। ठीक है बेटा, चलो अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट पे। ये तो हम डिस्प्लेसमेंट करंट का वेव अच्छे से समझ गए। डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, ये भी समझ गए। और याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, एक दूसरे के लंबवत होगा और एक दूसरे के परिवर्तन, समय के सापेक्ष परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। चलो सोर्स ऑफ ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे उत्पन्न होता है? एक्सिलरेटिंग चार्ज की वजह से। एलसी ऑसिलेशन में ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, mth ऑर्बिट नहीं nth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अगर एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो जो उसके एनर्जी में लॉस होता है, उसी लॉस, वो जो एनर्जी में लॉस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ये मॉडर्न फिजिक्स में आप समझेंगे। गामा रे बनता है, गामा रे। गामा रे इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हाईली एनर्जेटिक वेव है। हाईली एनर्जेटिक वेव, सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा गामा रे का होता है। retardation of electron when it enters into a target of highest atomic weight,
हाईएस्ट एटॉमिक वेट। जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घुस जाता है, एटम के अंदर घुस जाता है, क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ाऊंगा एक्सरे में मैं, एक इलेक्ट्रॉन हाईली एटॉमिक वेट वाले एटम के अंदर घुस जाता है, तो अगर एटॉमिक नंबर हाई है तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिटार्ड करते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। और चूंकि इसका एनर्जी बहुत ज्यादा था, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो जब अंदर घुसता है, ये सारा मॉडर्न फेज का पार्ट है, जब ये अंदर घुसता है तो इसके एनर्जी में लॉस हो जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चला जाता है। वो लॉस इन एनर्जी कहाँ चला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चला जाता है। समझ में आया कि नहीं है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेन, हाँ ये तो बता दिया। डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस इन रेडियो एक्टिविटी। देखो जब हम गामा डी के पढ़ते हैं, तो गामा डी के असल में होता क्या है, जब एग्जाम्पल इसका बता देता हूँ। गामा डी के कब होता है? ये सारी चीजें थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो समझ आएगा, नहीं तो सारी चीजें आगे की बात है, आपको बस याद रखना भी। गामा डी के क्या होता है? आफ्टर अल्फा बीटा डी के, आफ्टर अल्फा एंड बीटा डी के न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट, और उस एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस आता है, then it comes to ground state आफ्टर गामा डी के। तो गामा डी के होता ही है, गामा डी के मतलब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम गामा रे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम गामा वेव कहते हैं, गामा रे कहते हैं, है ना। तो अल्फा और बीटा डीके के बाद जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, क्या होता है बेटा? एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो गामा रे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है। तो ये हो गया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है? त्वरित आवेश, ये रहा। क्या है बेटा? त्वरित आवेश। एलसी ऑसिलेशन में दोलित आवेश। एक इलेक्ट्रॉन जब एटम में हाईली स्टेट से लो ग्राउंड स्टेट में, लोअर स्टेट में आता है, तो जो एनर्जी में लॉस होता है वो ईएम तरंग के फॉर्म में, ईएम तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के फॉर्म में जाता है। रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घुसता है तो इलेक्ट्रॉन का होता है मंदन, क्योंकि अंदर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिटार्ड। और इसके रिटार्डेशन की वजह से जो एनर्जी लॉस होता है वो एनर्जी लॉस यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के फॉर्म में निकलता है। किसके फॉर्म में निकलता है? ईएम तरंग के फॉर्म में निकलता है। ये पढ़ोगे तुम, पूरा डिटेल में पढ़ोगे, चिंता मत करो सर कैसे निकलता है, निकाल के दिखाऊंगा। अल्फा और बीटा डीके के बाद जो न्यूक्लियस होता है एक्साइटेड स्टेट में रहता है। एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वहां पे गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग बाहर आता है। समझ में आया कि नहीं है? ये सोर्स हो गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जो बनता है वो बनता कैसे है वो मैं दिखाता हूं। क्या आपने एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। इस एलसी ऑसिलेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनता है देखो। तुमने क्या पढ़ा था? कैपेसिटर फुल चार्ज है, तो कैपेसिटर जब फुल चार्ज है तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो मैक्सिमम होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे मैक्सिमम है। अब जैसे ही मैं की को क्लोज कर दूंगा तो जो आवेश है वो धीरे धीरे कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता जाएगा और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। यहां पे धारा के वजह से अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ही तो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। अब दूसरा फोटो याद करो एलसी ऑसिलेशन में, पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया था। दूसरे फोटो में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगा था। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था जीरो, कम होते होते हो गया था जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया था मैक्सिमम। देखो अगर मैं इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। T इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड था मैक्सिमम, और धीरे धीरे समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होने लगा कम। क्या होने लगा बेटा? अच्छे से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगा? कम होने लगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगा? कम होने लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगा और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली क्या हो गया? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो और मैग्नेटिक फील्ड हो गया मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड को बाद में दिखाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड हो गया मैक्सिमम। फिर जब
पूरा मैक्सिमम चार्ज हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, तो इंडक्टर कहता है अभी मैं करंट तो फ्लो कराता रहूंगा और मैं इधर से चार्ज को देता रहूंगा। ये बोला कि चार्ज तो मेरा जीरो हो गया, तो बोलेगा तू तो कंडक्टर है ना, तेरे पास चार्ज है ना, मैं और उठा लूंगा। जीरो करके यहां से चार्ज उठा के और यहां पे पॉजिटिव रखने लगेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। इधर पॉजिटिव आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे पैदा देगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फिर से धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। फिर से धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनेगा। और चूंकि विद्युत क्षेत्र परिवर्तित है, तो यहां पे परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की वजह से, ध्यान से देखना, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा लेगा। यहां भी बी इंड्यूस होगा, क्योंकि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र हमेशा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, वो जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, वो परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान? B बराबर देखो यहां पे ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी बाई डी टी, मतलब डीई बाई डी टी अगर मैक्सिमम होगा तो बी मैक्सिमम होगा, और डी बाई डी टी मिनिमम होगा, डीई बाई डी टी मिनिमम होगा तो बी मिनिमम होगा। जैसे ही तूने डीक्यू बाई डी टी कब मैक्सिमम होगा? जब धारा मैक्सिमम होगा। डीक्यू बाई डी टी कब मैक्सिमम होगा? जब धारा मैक्सिमम होगा। तो ध्यान से देखो, जैसे यहां पे तुरंत से ये चार्ज भागेगा, तुरंत से चार्ज भागेगा, तो चार्ज के भागने से यहां पे क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चेंज होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगा? मैक्सिमम। तो सेम फेज में यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मैंने बताया था, प्रेरित और प्रेरक दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। तो देखो ये अगर वाई में है तो ये एक्स में बनेगा, ये एक्स में बनेगा, ये क्या बनेगा? एक्स में बनेगा। और देखो ऐसा पैटर्न बनेगा, ऐसा पैटर्न बनेगा। अरे एक ही जैसा क्यों बना लिया मैंने? थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ना, ऐसा बनेगा। देखो तो अब फील करना, ये है तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो, ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है? ये है तेरा मैग्नेटिक फील्ड। देख ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे यार आज तक मैंने ऐसा डायग्राम नहीं बनाया, देख एकदम पूरा 3D का फील आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड देख वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा, और ये मैग्नेटिक फील्ड देख जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा, देख जेड अलॉन्ग के एक्सिस ऑसिलेट कर रहा। देखो ये फील आया कि नहीं है? यहां पे दो आवेश के दोलन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तित हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बना, और परिवर्तित इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या उत्पन्न किया? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो डिस्टर्बेंस है वो मीडियम में ट्रेवल करके जाएगा, और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता रहेगा, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। तो दोनों एक दूसरे को पैदा करते रहेंगे और डिस्टर्बेंस को कहीं आगे ले जाएंगे, और डिस्टर्बेंस आगे जाने से उसमें ऊर्जा तथा संवेग स्थानांतरित हो जाएगा। ले भाई पूरा फील आया कि नहीं है बता? मुझे तो समझ आ गया पढ़ाते पढ़ाते, बहुत जबरदस्त जोरदार। और वेव कहां जाएगा? आगे जाएगा। ये जो तरंग है, ईएम तरंग, ईएम तरंग, वो आगे जाएगा। सर आपको कैसे पता आगे जाएगा? पीछे भी तो जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने यहां पे ईएम तरंग की दिशा परिभाषित की है। ईएम तरंग की दिशा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दिशा, जैसे तुमने लिखा है उसी तरीके से ऐसे हो जाता है, ई क्रॉस बी की दिशा में हो जाता है, ई क्रॉस बी की दिशा में हो जाता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? देखो ऊपर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। बाद में भूल ही मत जाना ये क्या बनाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हाथ रखो, दाहिना हाथ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, ये थंब दिशा बता देगा। अरे भैया ये 4 फिंगर इधर रखो, 4 फिंगर इधर रखो, और इधर 4 फिंगर को घुमा दो, 4 फिंगर को घुमा दो, बी की तरफ 4 फिंगर को घुमा दो, तो जो ईएम तरंग की दिशा हो जाएगा वो थंब की दिशा में होगा, इधर होगा, थंब की दिशा में होगा, थंब की दिशा में होगा। समझ में आया कि नहीं है? अब तरंग का इक्वेशन तो सर वेव, जो हमने वेव में पढ़ा था वैसा समीकरण होगा। हाँ बिल्कुल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का समीकरण होगा, देखिए ई वाई, वाई की दिशा में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सर यहाँ पे एक्स क्यों आया? क्योंकि तरंग तो एक्स में जा रहा था। ये जो फैक्टर होगा, जो ऑसिलेशन हो रहा है वो वाई में हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन किधर हो रहा है? जेड में। तो तुम लिखोगे बी जेड, मैग्नेटिक फील्ड तो जेड में ऑसिलेट हो रहा है, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी।
सेम फेज में ऑसिलेट होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किस में रहते हैं? सेम फेज में ऑसिलेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, और देखिए तरंग की दिशा ये होगी। और अगर दोनों के बीच में माइनस है, या दोनों के बीच में, एक मिनट, हाँ दोनों के बीच में एक माइनस का साइन है तो तरंग आगे जाएगा, और दोनों के बीच में प्लस है, दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब के एक्स और ओमेगा टी पॉजिटिव है, तो तरंग पीछे जाएगा। और दोनों के बीच में माइनस है तो पक्की बात है तरंग आगे जाएगा, याद रखिएगा। तो तरंग कहां जाएगा? एक्स एक्सिस में आगे। तो एक्स एक्सिस में तरंग कहां जा रहा है? आगे। बताओ अच्छे से फील आया कि नहीं है? बिल्कुल एकदम आसान है। अब बात यह है कि इसके सापेक्ष जो ऊर्जा स्थानांतरित होगा, पॉइंटिंग वेक्टर, देखो पॉइंटिंग वेक्टर ये होता है कि ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बटा म्यू नॉट। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंटिंग वेक्टर तरंग की दिशा के दिशा में होती है, तो तरंग की दिशा ई क्रॉस बी के दिशा में होता है, ये तो मैंने समझा दिया। अब एनर्जी की बात करें तो स्थिर विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं बस हम। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में भी स्थिर विद्युत ऊर्जा हमने पढ़ा है कि स्थिर विद्युत ऊर्जा घनत्व होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का आरएमएस वैल्यू है, पीक है कि क्या है? ये तात्क्षणिक वैल्यू है। तो किसी भी स्पेस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होता है, मतलब ऊर्जा घनत्व, स्थिर विद्युत ऊर्जा घनत्व है ये, स्थिर विद्युत ऊर्जा घनत्व, स्थिर विद्युत ऊर्जा घनत्व मतलब एनर्जी डेंसिटी हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो औसत ऊर्जा घनत्व कितना होगा? तो देखिए औसत ऊर्जा घनत्व जो होगा, औसत स्थिर विद्युत ऊर्जा घनत्व, औसत मतलब ईएम वेव में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कितना होगा? औसत स्थिर ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, क्योंकि हमें एवरेज से ही मतलब है, क्योंकि परिवर्तित होगा, एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो खोपचा यू का मतलब हाफ इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, खोपचा ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और खोपचा ओमेगा टी का वैल्यू मैंने निकालना सीखा है। तो मैं कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं, इसी हो गया था एक्सपीरियंस। 4 बार 6 बार एक ही चीज में क्यों लिखता रहा हूं, और जहां जहां आएगा तहां तहां लिखो, क्या नहीं, एक ही बार लिख के समझा दिया तुम्हें कि ई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का खोपचा मान होता है हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ। तो ये हो जाएगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गई बेटा 1/4 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर। इसको आरएमएस के टर्म्स में भी कभी कभी लिख देगा तो घबराना मत। ई नॉट इज इक्वल टू होता है ई आर एम एस इज इक्वल टू होता है ई नॉट बाई रूट टू, ई नॉट बाई रूट टू। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी को ऐसे भी लिखा होगा हाफ इप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का होल स्क्वायर, क्योंकि अब बेटा देखो ना ई आर एम एस होगा ई नॉट बाई रूट टू, मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो ई स्क्वायर बाई टू, तो ई स्क्वायर बाई टू को अपन हाफ लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी डेंसिटी हमने किसकी बात की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, सिर्फ ये विद्युत क्षेत्र वाली एनर्जी डेंसिटी है। तो विद्युत क्षेत्र की औसत एनर्जी डेंसिटी अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे? हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एवरेज एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ईएम वेव का नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। और उसी तरीके से मैग्नेटिक की अगर बात करोगे सिर्फ यू भी देखते हैं, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है बेटा, याद करो, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। तो औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व देखूंगा, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, क्या बेटा? औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ये हो जाएगा तेरा बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू फिर से हाफ, तो ये होगा 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का होल स्क्वायर। ये औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है। लेकिन औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व तो ये ठीक है, लेकिन हमें ना मान निकालना है ईएम तरंग का ऊर्जा घनत्व ईएम तरंग का ऊर्जा घनत्व। तो जब ईएम तरंग के ऊर्जा घनत्व की बात होगी तो उसमें जो ऊर्जा घनत्व होगा ईएम तरंग का, ई नहीं लिखा है मैंने, बी नहीं लिखा, ईएम लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऊर्जा घनत्व क्या होगा? तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, देखो ये ऊर्जा घनत्व होगा आपका हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट, बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। ठीक है बेटा। और आप जानते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर
का एवरेज मान बराबर हाफ बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट के बराबर होगा। एवरेज या इंस्टेंटेनियस मान भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट के बराबर होगा। पर ये तो हमें नहीं आता समझ, आ जाएगा, प्रूफ कर दूं बराबर होगा, कर देता हूं। देखो करके देख लो, कोई खास बात नहीं, करके देख लो। देखो बेटा, सबसे पहली बात, सी बराबर होता है 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और बी बराबर होता है ई बाई सी। मैंने ये आपको पढ़ाया था ईएमआई में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ई बाई सी के बराबर होता है। बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? ई बाई सी के बराबर होता है ना। वो वेलोसिटी सिलेक्टर में भी तो बताया था, अरे क्यू ई बराबर क्यू बी बी, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है वो सी है, तो वी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। करके दिखाऊं, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स बोल क्यू ई, और ये बोल क्यू वी बी, क्यू से क्यू कटेगा, यहाँ से बी बराबर बोल क्या होगा? ई बाई वी। ई बाई वी तब ना जब वेलोसिटी वी हो। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूंगा तो स्पीड तो सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। ठीक है। अब रखो, प्रूफ करने की बात है तो कोई भी एक उठा लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई उठा लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर को मैं क्या रख सकता हूँ? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैं ये फॉर्मूला उठा रहा हूं ना, इसको उठा रहा हूं, इसको उठा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको उठा रहा हूं। तो तू क्यों आ जा रहा है भाई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ई को मैं क्या लिख सकता हूं? ई को लिख सकता हूं बी सी, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको लिख सकता हूं मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो ये जो टर्म हमने लिया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उसका मान क्या आ गया? हाफ बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। तो जो एनर्जी डेंसिटी होता है मैग्नेटिक वे और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वे, वो दोनों क्या होता है? सेम। तो एनर्जी डेंसिटी की अगर बात करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी, तो उसको लिख सकता हूं मैं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट को भी लिख सकता हूँ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अगर मैग्नेटिक के टर्म्स में लिखूं तो बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये आएगा। तो तुमसे कहता है ना कि ईएम तरंग की ऊर्जा घनत्व की बात करो, ईएम तरंग की ऊर्जा घनत्व, ये बच्चा यहां पे थोड़ा कंफ्यूज रहता है, ऊर्जा घनत्व, ईएम तरंग की ऊर्जा घनत्व की बात करो। तो ईएम तरंग का जो ऊर्जा घनत्व होगा ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों जोड़ के आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक दोनों जोड़ के लिखा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की ऊर्जा घनत्व की बात होगी, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की ऊर्जा घनत्व की बात होगी, सिर्फ विद्युत ऊर्जा घनत्व, तो सिर्फ विद्युत ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखते हैं। सिर्फ मैग्नेटिक ऊर्जा घनत्व ये लिखते हैं, तो इसका औसत क्या आ जाता है? 1/4। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ औसत होता है 1/4, मैग्नेटिक फील्ड का औसत होता है 1/4, 1/4 बी नॉट का होल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यू ई एम का खोपचा मान क्या होगा? यू एम का खोपचा मान या तो ये उठाओ, ये उठाओ, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बटा 2, क्योंकि आप जानते हो कि ई स्क्वायर हो जाएगा यू नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान क्या होता है? हाफ, बराबर आप ये भी लिख सकते हो 1/4 बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। तो आप कह सकते हो कि ईएम का अगर औसत मान पूछे तो वहां पे हाफ आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक का औसत मान पूछे तो 1/4 आएगा। समझ में आएगी नहीं है? तो यही बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर आपने हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को वहां पे क्या बताया था, यहाँ पे ईएम तरंग का औसत बता रहा हूं। तो पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करके समझाया, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की कुछ बातें ध्यान से समझ लीजिए, बातें ध्यान से समझ लीजिए। इसका जो स्पीड होता है कितना होता है? ये स्पीड निर्वात में अगर चल रहा हो, निर्वात में वैक्यूम में, तो वैक्यूम में जो इसका स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। c इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। स्पीड ऑफ ईएम वेव इन अ मीडियम इज 1/म्यू एप्सिलॉन। आप लिख सकते हो c इज इक्वल टू सॉरी v इज इक्वल टू c बाई म्यू। म्यू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू है ये म्यू, कोई और नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन अ सेम फेज। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो कालांतर होता है वो जीरो होता है, दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, लेकिन एक दूसरे के लंबवत ऑसिलेट करते हैं। ठीक है बेटा। डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। डायरेक्शन इसका किधर होता है? ई क्रॉस बी के तरफ होता है। और ये याद रखिएगा, जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड बटा सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? मैक्सिमम मान की बात करेंगे या आरएमएस मान की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा होता है। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को सी से गुना करेंगे तब ये आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। लेकिन
मैग्नीट्यूड में ये सी से डिवाइड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बटा सी बराबर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर मैं ऊर्जा की बात करूंगा तो जितना स्थिर विद्युत ऊर्जा होता है उतना ही चुंबकीय ऊर्जा भी होता है। एनर्जी ऑफ ईएम वेव इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के एम्पलीट्यूड में फर्क होता है। ये एम्पलीट्यूड मतलब ये वाला इक्वेशन वाला एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब ये इक्वेशन वाला मैक्सिमम मान ई नॉट और बी नॉट। यहां पे याद रखना हमेशा कि ई नॉट बराबर होता है सी इंटू बी नॉट, और ई नॉट बटा सी बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट। समझ में आया कि नहीं है? चलिए, इक्वली एनर्जी डिवाइडेड होता है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव क्या लिखा है, देख यहाँ पे पर अच्छे से, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, एवरेज नहीं लिखा है, सिर्फ एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव लिखा है, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। देख सिर्फ एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव लिखा है, तो ईएम वेव में दोनों ऐड होंगे, हाफ एप्सिलॉन वाला। अगर औसत पूछ देना यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव का औसत एनर्जी डेंसिटी पूछ देना तो हाफ आ जाएगा। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएमएफ देख, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएमएफ देख, ये प्रूफ करके दिखाया मैंने, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन बी स्क्वायर। समझ में आया? याद रखोगे अच्छे से। देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक है, देखो स्थिर विद्युत ऊर्जा इन ईएमएफ, सिर्फ स्थिर विद्युत ऊर्जा पूछेगा तो हाफ आएगा, और टोटल पूछेगा तो हाफ नहीं आएगा, आधा नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। टोटल ईएमएफ का पूछेगा तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा, और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, तो ये होगा आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव, एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, सिर्फ स्थिर विद्युत ऊर्जा का औसत मान, तो ये 1/4 आएगा। एवरेज इंटेंसिटी इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू सी बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट इंटू सी। ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी एनर्जी इंटेंसिटी है, सॉरी एवरेज इंटेंसिटी, औसत ऊर्जा घनत्व। औसत ऊर्जा घनत्व में कुछ नहीं करना बेटा। अच्छा, किसका औसत ऊर्जा घनत्व? कुछ नहीं लिखा है तो ईएम वेव का मानेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कुछ ना लिखा हो तो ईएम वेव का मानेंगे, और ईएम वेव के औसत में क्या आता है, हाफ। बस यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसका प्रूफ एक पेज का है, क्रैश कोर्स में बेटा प्रूफ नहीं आएगा, बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है। हालांकि प्रूफ मैं हमेशा कराता हूँ, वो इसलिए कराता हूँ कि फील आ जाए पूरा, लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है ना। तो ये इंटेंसिटी की बात करेगा, तीव्रता की बात करेगा, तो आप सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेट चार्ज इज जीरो, हेंस डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है, ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी ये समझाऊंगा अच्छे से, मॉडर्न फिजिक्स में भी इसकी बात करेंगे हम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका नेट चार्ज होता है जीरो, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो डिविएट नहीं होता। जैसे चार्ज को अगर मैं फेंक दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिविएट होता है ना, चार्ज पर विद्युत क्षेत्र बल लगाता है, और मूविंग चार्ज पे चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाता है, तो दोनों बल लगाते हैं उस पर। ठीक है सर, बल लगाते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बल लगाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव बल नहीं लगा पाता, क्योंकि नेट चार्ज जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, वो जीरो होता है। नेट चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब ये तो था पूरा डिटेल थ्योरी, अभी और पढ़ेंगे ना स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ईएम वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब कुछ सवाल करते हैं पहले अपन, तो आइए सवाल देखते हैं। एक समानांतर प्लेट संधारित्र को चित्र में दर्शाए अनुसार बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। ये रहा बैटरी आपका, ये रहा आपका ईएमएफ वी, ईएमएफ का मान दे दिया वी, बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। यदि दो वृत्तीय एम्पियर लूप x तथा y खींचे जाते हैं तब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl निम्न में से किसके अनुदिश शून्य होगा? ना तो x में होगा ना तो y में होगा, शून्य नहीं होगा। ये एम्पियर के हिसाब से शून्य होता था, लेकिन जब से मैक्सवेल आया तो मैक्सवेल कहा कि जब x की बात करोगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl बराबर होगा म्यू नॉट IC। क्या होगा? म्यू नॉट IC, म्यू नॉट IC। और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl बराबर होगा यहां पे म्यू नॉट ID, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि यहां पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट ही तो लिखेंगे, कंडक्शन करंट यहां पे थोड़ी ना है। जहां पे कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा तब तो दोनों को ऐड करोगे ना बेटा, तो दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा, ना तो x के लिए ना तो y के लिए, किसी के लिए जीरो नहीं होगा। मैक्सवेल ने बता दिया, अब मुझे ठीक करा दिया। अगर सिर्फ एम्पियर का हम बात मानते तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में हम जीरो लिख देते, क्योंकि उधर करंट असल में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन असल में करंट फ्लो कर रहा है, विस्थापन धारा, जो कि परिवर्तित चुंबक विद्युत क्षेत्र से बनता है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से बनता है। प्लेट क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के मध्य दूरी d है। चलो प्लेट का क्षेत्रफल, ये सीधा बना लेते हैं ना, प्लेट का क्षेत्रफल a है और प्लेट के मध्य दूरी d है। ये प्लेट है, कैपेसिटर प्लेट है। ले
फील दिला देता हूं, बैटरी के साथ जोड़ देने पे ना अच्छा लगता है ये, ठीक है। समानांतर प्लेट संधारित्र को आई धारा द्वारा विसित किया जा रहा है, आई धारा द्वारा विसित किया जा रहा है, ठीक है। तो प्लेट के समानांतर मध्य प्लेटों के मध्य सममित रूप से निकली a/2 क्षेत्रफल की समतल सतह से प्रवाहित विस्थापन धारा क्या होगा? समानांतर प्लेटों के समानांतर तथा प्लेटों के मध्य सममित रूप से निकली a/2 क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल है a, तो इसका आधा क्षेत्रफल हो जाएगा कुछ a/2, बीच का क्षेत्रफल की बात कर रहा है a/2, तो आधे क्षेत्रफल की समतल से प्रवाहित विस्थापन धारा क्या होगा? आधा ही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल आधा है। तो देखो आईसी जो फ्लो करता है, ड्रिफ्ट या कंडक्शन करंट, वो एक लाइन में करता है, लेकिन आईसी तो विस्थापन धारा तो पूरे से करेगा, तो विस्थापन धारा ए क्षेत्रफल से करेगा आई, तो आधे क्षेत्रफल से करेगा I/2। बड़ा सिंपल है, लेकिन ये सिंपल चीजें आपको समझ आनी चाहिए, सिंपल चीजें आपको समझ भी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक समानांतर संधारित्र को 60 माइक्रो कूलम तक आवेशित किया जाता है ना, मैक्सिमम चार्ज इतना दिया जाता है, मैक्सिमम चार्ज दिया है उस पर 60 माइक्रो कूलम। रेडियो एक्टिव स्रोत के कारण प्लेट में इतना की दर से आवेश की हानि हो रही है। चलो dQ/dt, आवेश की हानि की दर है 1.8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम पर सेकंड, ये आईसी के बराबर हो जाएगा ना। कंडक्शन करंट तो ये होता है ना आवेश में परिवर्तन का दर, तो ये कंडक्शन करंट हो गया। तो विस्थापन धारा का परिमाण क्या होगा? विस्थापन धारा भी यही होगा, विस्थापन धारा भी तो यही होगा जो कंडक्शन करंट होगा। आवेश प्रवाह की दर आपका कंडक्शन करंट भी होगा, विस्थापन धारा भी। विस्थापन धारा और कंडक्शन करंट का मान हर क्षण पे बराबर होता है, प्रूफ भी किया था। एक बार और कर दूं, मजा आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा, अंदर तक घुस जाएगा। तो एक बार और कर देता हूं, देख बता विस्थापन धारा क्या होता है? सर इप्सिलॉन नॉट d∅/dt। कौन सा? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को इप्सिलॉन नॉट, विद्युत फ्लक्स को लिख सकते हैं E.A, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए बाहर आ जाएगा dE/dt। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं अपन Q/ε0A, तो इसको लिखेंगे हम Q dQ/dt, नीचे आ जाएगा A∈0 और ऊपर में है A∈0, तो ये इससे कट जाएगा। dQ/dt क्या हो जाता है आपका? कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर है, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? वही 1.8 इंटू 10⁻⁸। नेक्स्ट देखिए, ये अब ऐसे सवाल नीट में एग्जैक्टली फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। कैसे समझिएगा, प्रकाश तरंग y दिशा के अनुदिश संचरित है, मतलब प्रकाश तरंग, जो तरंग जा रहा है वो y में जा रहा है, मतलब अंगूठा किधर होगा? y में, तरंग y में जा रहा है, तरंग y में जा रहा है, देखो तरंग y में जा रहा है। यदि किसी समय पर संगत सदिश E x अक्ष के अनुदिश है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड x में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? x में जा रहा है, तब इस समय पर सदिश B की दिशा निम्नलिखित में से किसके अनुदिश होगी? सदिश B की दिशा, तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ 4 फिंगर रखूंगा और जो थंब होना चाहिए वो y में होना चाहिए, पक्की बात है, थंब y में होना चाहिए। तो ये कहां घूम सकता है? अब जेड में ही घूम सकता है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तरंग की दिशा समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तरंग की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड x में, तरंग की दिशा y में, तो x और y में तो b नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो x और y तो काट दे, अब जेड में होगा। अब जेड में किधर होगा? तो हमेशा हम विद्युत क्षेत्र की तरफ हाथ रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाते हैं, तो ये तरंग की दिशा बताएगी। तो तरंग की दिशा बिल्कुल y में बढ़िया, और ये x में है विद्युत क्षेत्र बढ़िया, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम अंदर ही घुमा सकते हैं, हाथ हाथ अंदर ही घूम सकते हैं, उल्टा तो घूमेगा नहीं, मतलब -z इज अ करेक्ट आंसर, -z इज अ करेक्ट आंसर। कितना आसान है, समझिए। नेक्स्ट देखिए, एक उपकरण में विद्युत क्षेत्र 18 वोल्ट पर मीटर है, विद्युत क्षेत्र है, क्या ये विद्युत क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र है 18 वोल्ट पर मीटर। अब देखना कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, पर मीटर ना, मीटर माइनस इनवर्स का मतलब पर मीटर विद्युत क्षेत्र मतलब ई, आई एम सॉरी, ई। तो दोलन चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? दोलन चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? अरे रामलाल, धुआं धुआं उड़ा देंगे सवाल का। E/c मतलब ये हो गया 18/3 इंटू 10⁻8, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 होता है, तो ये इससे कटेगा तो 6 इंटू 10⁻8 टेस्ला, ये रहा 6 इंटू 10⁻8। कुछ नहीं करना, आयाम की बात की है, ऊर्जा की बात नहीं की है, तो याद रखिएगा आयाम का खेल। एक तरंग की आवृत्ति इतनी है, तो तरंग क्या? ये है AI नीट या AIPMT 2015, AIPMT 2015 का सवाल। अब सुनिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है ना, उसमें तरंग के कई प्रकार होते हैं, वो कई प्रकार अलग अलग तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति से हम निर्धारित करते हैं। वो जो तरंग के कई प्रकार होते हैं ना, वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो प्रकार है ना, वो हम उसके वेवलेंथ, हम किससे बेटा, उसके वेवलेंथ
और आवृत्ति के अलग अलग मान से अलग अलग रीजन में बांट देते हैं। जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, उसको हम कहते हैं वो गामा रे है। गामा रे इज अ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा रे मतलब सबसे ज्यादा जिसका ऊर्जा होगा ना, उसको हम गामा रे कहते हैं। उससे कम ऊर्जा वाले को हम एक्सरे कहते हैं। नाम है बेटा, नाम, नामाकरण, नोमेनक्लेचर, नाम। तेरा नाम रामलाल है, क्यों है? मेरा मन कर रहा है, मैंने रख दिया। तो जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा उसको हम गामा रे बोलेंगे, क्या दिक्कत है? होगा गामा रे, एक्सरे। फिर होता है अल्ट्रा वायलेट, यूवी, अल्ट्रा वायलेट। नेक्स्ट विजिबल लाइट, नेक्स्ट इंफ्रारेड। और विजिबल लाइट का होता है विवग्योर, है ना। विजिबल लाइट का भी रीजन हम लोग बांटते हैं यहाँ पे विवग्योर में। इसको किस में बांटते हैं? विवग्योर, VIBGYOR। देखो ये वायलेट इसीलिए इधर आता है अल्ट्रा वायलेट, और ये रेड इसलिए आता है इंफ्रारेड, मतलब रेड के बाद होता है इंफ्रारेड। ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव। फिर एक आध होता है और, कोई बहुत ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है। अब इसमें से सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक कौन होता है? तो हाईली एनर्जेटिक होता है बेटा इधर, इधर एनर्जी बढ़ता है, और इधर ही बढ़ता है। एक मिनट लिखने की जगह भी तो चाहिए। इधर एनर्जी बढ़ता है, इस तरफ जाते तो एनर्जी बढ़ता है, और आवृत्ति भी बढ़ता है। क्योंकि तरंग की जो ऊर्जा हम निर्धारित करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो ऊर्जा हम परिभाषित करते हैं, वो करते हैं H/F और hc/λ। hc/λ मतलब लेमडा किधर बढ़ेगा? तो लेमडा जब बढ़ेगा, लेमडा बढ़ेगा तो ऊर्जा कम होगा, इधर जाने से ऊर्जा कम होता है। तो हम ऐसे बना सकते हैं कि इधर लेमडा बढ़ता है। ठीक है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा। अब इसके अलग अलग रीजन के, जैसे गामा रे का वेवलेंथ होता है पिकोमीटर में। मुझे तो याद है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं। पिकोमीटर, सॉरी पिको 10 का पावर 12 मीटर में। और माइक्रोवेव का 10 का पावर 6, है ना। रेडियो वेव का, तो ये जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का पूरा टेबल दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा टेबल आपको याद नहीं रखना। टीचर कहता है याद कर लो, एनसीईआरटी में बॉक्स बना याद कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बिना याद किए हुए सारा रटवा दूंगा। याद है क्या तुम्हें? तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ड्रॉप कर रहे हो तो पहले भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो तरंग दैर्ध्य का ऑर्डर होता है, सबके तरंग दैर्ध्य आवृत्ति का एक लिमिट होता है। याद किया था क्या? बताओ तो क्या था? तो कुछ बच्चे होते हैं ओवर स्मार्ट टाइप, बोलेंगे हमको याद है सर, भूल जा। काहे लोड दे रहा है नहीं तो इस पे काहे भार दे रहा है? होता तो दे लेता। सुन मेरी बात, यहाँ पे लगाएगा हमारे स्टार, और सबका मान आंसर निकालना है ना, ये सवाल है ना, इसका आंसर निकालना है ना, आसानी से बता दूंगा। मेरी बात सुन, एनर्जी सॉरी वेवलेंथ और आवृत्ति को याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके एनर्जी को याद रखना बड़ा आसान है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, एनर्जी को याद रखना बड़ा आसान है। और सुनना, मैं जो बताता हूं उसको देखना, तुम्हें याद हो जाएगा, भूलना मुश्किल होगा। देख इधर, विजिबल लाइट का एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी। और एक्सरे का होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। और गामा रे का होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर। मेगा का मतलब समझते हो 10⁶। तो सर ये अल्ट्रा वायलेट का हो जाएगा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो मतलब 10 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। जैसे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा आपका अल्ट्रा वायलेट के रीजन में। अब है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड होता है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, और ये होता है माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, और ये इधर हो जाता है नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। लो भैया हो गया। ये तो वो मीटर रहता है ना, हेक्टा, डेको, किलो, माइक्रो, वो वाला चीज हो गया ये पूरा का पूरा। देखो बीच में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आगे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पीछे मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म कहानी, खत्म कहानी। तो ये याद रखना बड़ा आसान है। सर इससे याद होने सवाल कैसे सॉल्व होगा? सवाल में तो देखिए आवृत्ति दिया है, तो कोई बात नहीं। E बराबर तुम जानते हो ना HF होता है, तो E बराबर H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ये प्लैंक कांस्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स में एकदम धाकर तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम धाकर तरीके से, खूब जोरदार, मजा आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। ये चीजें हम पढ़ेंगे बाद में। इंटू आवृत्ति इसका कितना दिया है? 6 इंटू 10⁻15। अब एक बात बताओ, 6.6 इंटू 6 तो लगभग ये 40 के आसपास आ जाएगा, 36-40 के आसपास आ जाएगा। 10⁻−34 और 10⁻15, तो ये मैं जोड़ूंगा तो कितना जाएगा? 10⁻−19।
और 1.6 इंटू 10 का पावर जो 19 होता है उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो ये लगभग 20-30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा ना, लगभग 20-30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। और 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ गया मतलब ये कौन से रीजन में जाएगा? तो 1-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता तो विजिबल लाइट होता, ये अल्ट्रा वायलेट में जाएगा। अल्ट्रा वायलेट मतलब एक्स नहीं है, रेडियो तरंग नहीं है, सूक्ष्म तरंग मतलब माइक्रोवेव नहीं है, अवरक्त मतलब यही होता है अल्ट्रा वायलेट, अवरक्त मतलब अल्ट्रा वायलेट, ये अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा। थोड़ा हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा दिक्कत है मुझे, लेकिन इतना तो समझ आ गया ना तुम्हें, देख इतना तो समझ आ गया ना कि ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा, तो इंफ्रारेड तो नहीं होगा, और एक्सरे तो होगा ही नहीं क्योंकि ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, रेडियो होगा नहीं क्योंकि रेडियो वेव तो नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, बहुत कम होता है, सूक्ष्म तरंग मतलब माइक्रोवेव भी नहीं होगा, ये तो माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो एक अवरक्त ही तो बचा, वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत जोरदार। आगे भी ऐसे सवाल आएंगे, हम एक एक लाइन में कर लेंगे। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किसमें है? एक ही कला में एक दूसरे के समानांतर, समानांतर नहीं होते बेटा, विपरीत कला में तथा एक दूसरे के लंबवत नहीं, विपरीत कला में तथा एक दूसरे के समानांतर ना, कला में तथा एक दूसरे के लंबवत। ये सही है। देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होता है, अगर वो साइन में तो ये भी साइन में होगा, कॉस में तो कॉस में होगा, साइन समथिंग तो ये कॉस साइन समथिंग होगा, दोनों सेम कला में होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लंबवत जरूर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, समानांतर प्लेट वाला एक संधारित्र, समानांतर प्लेट वाला एक संधारित्र इतना मीटर त्रिज्या, मतलब उसकी जो त्रिज्या है वो दी है 0.05 मीटर, दो प्लेटों को मिलाकर बना है। यदि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर dE/dt दिया है 10 का पावर 10 वोल्ट मीटर सेकेंड के समरूप बदलता है, तो प्लेटों के बीच में विस्थापन धारा ज्ञात करें। देखिए बेटा, विस्थापन धारा इतना डिटेल में पढ़ाया ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। विस्थापन धारा का मान होता है एप्सिलॉन नॉट, ए बाहर आ जाएगा क्योंकि फाई को लिखेंगे ई डॉट ए बाहर आ गया, dE/dt। अच्छा, प्लेट कैसा है? समानांतर प्लेट वाला एक संधारित्र इतना त्रिज्या। अब देखो स्क्वायर प्लेट का त्रिज्या तो होगा नहीं, वृत्त का ही त्रिज्या होता है, तो वृत्तीय चक्ति होगा, और चक्ति का एरिया लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ए को लिखे, एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। रामलाल को ये भी नहीं याद होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है ये। सर कहाँ से निकाला? तो यहाँ से निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻9 नहीं +9, बस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाला, ये होता है। एरिया हो जाएगा तेरा पाई आर स्क्वायर, आर का मान रख दे यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा दिया है 10 का पावर 10। निकाल लो, सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन तो कर लो बेटा, बहुत लंबा चैप्टर है ये। नेक्स्ट देखो, 0.1 मीटर त्रिज्या वाली दो वृत्ताकार प्लेट, 0.1 मीटर त्रिज्या वाली दो वृत्ताकार प्लेटों का उपयोग करके एक समानांतर प्लेट संधारित्र बनाया गया है। यदि प्लेटों के बीच की विस्थापन विद्युत धारा 2 पाई एम्पियर है, मतलब विस्थापन विद्युत धारा जो दिया है वो दिया है 2 पाई एम्पियर, तो विद्युत धारा प्लेटों के मध्य अक्ष से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करा। अरे भैया लंबा सवाल पूछ दिया है, तो भयंकर सवाल पूछ दिया। ये तो पूछ रहा कि इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर ऊपर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब लगाना पड़ेगा हमें लॉ। कौन सा लॉ? एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl, है ना, ये लूप बनाया एम्पियर्स मैक्सवेल लूप बनाया, ये इज इक्वल टू μ0 IC + ID, μ0 बाहर IC + ID। अब यहाँ पे लूप कैप्सुलर प्लेट के बीच पूछा है, तो उसमें तो करंट, कंडक्शन करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो B.dl B बाहर, और dl की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? dl की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे, पूरी dl की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 पाई आर, है ना, ये पूरा dl तो 2 पाई आर होगा ना, 2 पाई आर, आर की वैल्यू अपन 4 सेंटीमीटर बाद में रख लेंगे, इज इक्वल टू μ0 इंटू ID। अब यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कितना होगा? तो चलो फिर से पढ़ो, 0.1 मीटर त्रिज्या वाली दो वृत्ताकार प्लेट, मतलब इसका जो एरिया है, रेडियस है प्लेट का, उसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 10 सेंटीमीटर आएगा। 0.1 मीटर वो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर प्लेट का एरिया, मतलब ये जो रेडियस है ना वो 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक जो रेडियस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, और सिर्फ तुम्हें 4 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो ये जो इनक्लोज करंट आएगा ID, सिर्फ इसके अंदर वाला इनक्लोज करंट हमें लेना है, सिर्फ अंदर वाला लेना है,
पूरा करंट थोड़ी ना लेना है मुझे। बता 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 बता, सोच के बता, सोच के बता, सोच के बता, कौन सा करंट लेना है मुझे? मुझे सिर्फ इसके अंदर जो इनक्लोज करंट हुआ है ना, इसके अंदर जो इनक्लोज करंट हुआ है वो लेना है। तो सर कैसे निकालेंगे? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट यहां से लेके यहां तक, टोटल करंट का मान दिया है तुम्हारा 2 पाई एम्पियर। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देख, पाई इंटू 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर में करंट है 2 पाई एम्पियर। तो एक यूनिट एरिया में करंट होगा 2 पाई बटा पाई इंटू 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर मतलब पाई इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में करंट होगा 2 पाई बटा पाई इंटू 10, पाई इंटू 4 और ये बटा 10। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 4 बटा 10 का होल स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा, 4 बटा 10, 4 बटा 10 को क्या लिख लूंगा मैं? तो 4 बटा 10 को लिख सकते हैं अपन 2 बटा 5, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 पाई बटा 25। तो ये जो आ जाएगा तेरा म्यू नॉट 8 पाई बटा 25, और इधर आ जाएगा तेरा बी 2 पाई इंटू स्मॉल आर। तो 2 से 2 कटेगा, सॉरी 2 से 2 नहीं कटेगा, इवन 2 से 8 काटोगे तो 4 आ जाएगा, और म्यू नॉट तो कटेगा नहीं। रेडियस है तेरा इधर 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो, एसआई यूनिट में चेंज करोगे ना, क्योंकि कैलकुलेशन तो अपन एसआई यूनिट में करेंगे। सर आपने इधर सेंटीमीटर में किया था, तो बेटा ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर कट गया था। तो इसको थोड़ा ढंग से सॉल्व करो, बी और पाई से पाई कट गया, तो बी 2 से 2 कट लिया था उधर मैंने, तो ये होगा म्यू नॉट इंटू 4 बटा 25, और ये जो तेरा आर है वो भी जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा तेरा 4 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करो तो 10 टू दी पावर -2, तो 4 से 4 कटेगा, तो ये आ जाएगा 100 म्यू नॉट बटा 25। अरे भाई साहब 4 म्यू नॉट, तो 4 म्यू नॉट टेस्ला इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये कैलकुलेट करके आएगा। बिल्कुल सही है ना? तो कैलकुलेशन में ध्यान रखो, ये कोई लेंदी सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। अब आएगा मजा। अब देखो, समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है, ठीक है? तो निम्नलिखित की गणना करें। अब आ जाएगा मजा। ये जो सवाल है वो 10 मतलब 5-7 सवाल के बराबर है। कैसे? तो ये इसने एक्सप्रेशन दे दिया हमें, किसका एक्सप्रेशन दे दिया? मैग्नेटिक फील्ड का दिया शायद, हाँ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे दिया। और एक मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन से हमें कई सारी बातें निकालनी है। सबसे पहले मुझे आवृत्ति निकालना है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन से आवृत्ति निकाल सकते हैं? हाँ, तरंग है, तरंग का समीकरण दिया तो आवृत्ति निकाल सकते हैं। कैसे? तो बी का इक्वेशन असल में क्या होता है, स्टैंडर्ड वो लिखो। तो बी इज इक्वल टू होता है बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो होगा। अब इससे तुलना कर लो। आवृत्ति, तो आवृत्ति कहां से चलेगा? ओमेगा से पता चलेगा। देखो इधर टी का जो गुणांक है वो होगा ओमेगा, इधर टी का गुणांक क्या है? ये है। चलो बोलो, टी बराबर क्या होता है, सॉरी ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ, और ये 2 पाई एफ बराबर है 3 इंटू 10 टू दी पावर 11 पाई। तो सबसे पहले पाई से पाई कटी, और एफ बराबर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 हर्ट्ज। ले, अगर तुमने 11th क्लास वाला तरंग समझा था तो वही तो इक्वेशन है कि एक्स माइनस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। तो ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी, तो ये 3 इंटू 10 टू दी पावर 11 पाई ओमेगा के बराबर होगा, और ओमेगा होता कितना है? 2 पाई एफ के बराबर। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, दूसरा पार्ट इसका, पहला ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य किससे पता चलता है? वेव नंबर से। के बराबर होता है 2 पाई बाई लेम्डा। तो तेरा यहां से देख, के जो एक्स का गुणांक होगा, एक्स का गुणांक है बेटा के बराबर 500 पाई एक्स, और के की वैल्यू हम लिखते हैं 2 पाई बाई लेम्डा। तो 2 पाई बाई लेम्डा बराबर 500, नहीं एक्स की क्यों, 500 पाई के की वैल्यू हो गई, एक्स का तो गुणांक होता है के। तो पाई से पाई कटेगा 250, तो लेम्डा बराबर आ जाएगा 1/250 मीटर। आंसर आ गया। तरंग की चाल। अब तरंग की चाल कैसे निकालेंगे? तरंग की चाल याद करो बेटा, याद करो इस इक्वेशन को। देखो बीमीय रूप से केक्स और ओमेगा टी को बराबर लिख सकता हूं। तो केक्स बराबर ओमेगा टी, यहां से एक्स बाई टी आ जाएगा तेरा वेलोसिटी, और वेलोसिटी बराबर ओमेगा बाई के। तो तरंग में पढ़ा था ना, ओमेगा बाई के होता है। यहां से ओमेगा का मान निकाल लो। चाल बराबर क्या हो जाएगा? देखो सी पार्ट देखो कितना आसान है। चाल बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी, तो ये है ओमेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 11 पाई बटा के का मान देखो इधर है 500 पाई। के कितना है? 500 पाई।
तो 500 पाई, तो पाई से पाई कटेगा तो v आ जाएगा तेरा, ध्यान से देखना, 00 से 00 काटोगे तो 10 टू द पावर 9 हो जाएगा क्या, 9 2 11, हाँ 10 टू द पावर 9। तो इसको ऐसे करो 30 इंटू 10 टू द पावर 8 बटा 5 और 5 छक होता है 30, तो v बराबर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अरे स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ गया क्या, हाँ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ तो v बराबर आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 8। देखो कितना आसान है, घबराना नहीं है। तो तरंग की चाल भी आ गया। अब है विद्युत क्षेत्र का आयाम, अरे रामलाल विद्युत क्षेत्र का आयाम ई नॉट बराबर होता है सी इंटू बी नॉट, लेकिन यहाँ पे सी इंटू बी नॉट नहीं होगा, वी इंटू बी नॉट होगा, स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा। यहाँ पे वी की मान होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये 8 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 88 64, ये भी हो गया। दोलनरत विद्युतीय क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखे। अब तुम्हें दोलन करती हुई विद्युत क्षेत्र के लिए इक्वेशन लिखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा y में है और तरंग जा रहा देखिए यहाँ पे x में, प्लस x में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो z में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो z में होगा, z इज इक्वल टू बी नॉट, और सेम फेज में होते तो साइन 500 पाई एक्स माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 11 पाई टी, यही तो आएगा, सेम फेज में होते हैं ना, तो फेज डिफरेंस भी 0, दोनों का k और ओमेगा तो सेम ही होगा, तो सेम इक्वेशन बनेगा, सिर्फ यहाँ पे ई नॉट की जगह पे ये लिख देंगे। बताओ ये सवाल अगर समझ आ गया तो ईएम वेव समझ आ गया, फिर कुछ बचा ही नहीं, ईएम वेव पूरा का पूरा समझ में आ गया। ईएम वेव की शक्ति और दाब, विकिरण दाब भी होता है, विकिरण दाब भी कई बार एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में लिखा हुआ, लेकिन मैं विकिरण दाब डिटेल में एकदम बहुत ही अंदर घुस के एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में। विकिरण दाब का मान होता है P बाई सी, 2P बाई सी, तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ यहाँ पे स्रोत की शक्ति समझ ली, शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा प्रति एकांक समय में प्रवाहित ऊर्जा, विकिरण की प्रति एकांक समय प्रवाहित ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा स्रोत की शक्ति P बराबर ऊर्जा बटा समय। जिस बिंदु पर तीव्रता की गणना की जाती है उस बिंदु पर A से दूरी, मतलब A से मतलब स्रोत है यहाँ पे, मान लो स्रोत से r दूरी पर तीव्रता बताओ कितनी होगी, तो तीव्रता होती है प्रति एकांक क्षेत्रफल तथा प्रति एकांक समय में कॉल करने वाला विकिरण ऊर्जा, प्रति एकांक समय प्रति एकांक क्षेत्रफल में। तो I बराबर देखो यहाँ पे क्या है, A बाई टी, और E बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए भाई E बाई टी को क्या लिख सकते हैं, E बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, P, तो यहां से लिख सकते हैं P बटा A क्या है आपका, तो तीव्रता बराबर हो जाएगा P बटा A हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, मतलब यहां से जो एनर्जी जा रहा है, यहां से जो एनर्जी जा रहा है वो पूरे 4 पाई r स्क्वायर, पूरा स्फीयर बनेगा, हर तरफ एनर्जी जाएगा, तो 4 पाई r स्क्वायर में कितना एनर्जी फॉल किया, इसकी तीव्रता हो जाएगी, कोई खास बात नहीं है। तो एक बिंदु स्रोत की वजह से, बिंदु स्रोत के कारण जो तीव्रता होता है वो 1/r स्क्वायर के समानुपाती होता है। रेखीय स्रोत के कारण जो तीव्रता होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, तो ये बात आपको याद रखना है, कुछ नहीं है बेटा। शक्ति का मतलब है ऊर्जा बटा समय, E बटा टी, और और तीव्रता का मतलब होता है ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो ऊर्जा बटा क्षेत्रफल इंटू समय, और क्षेत्रफल किसका लेंगे, तो कितने क्षेत्रफल में ऊर्जा फॉल करा, तो ये स्रोत है तो हर तरफ एनर्जी जा रही ना, तो r दूरी पर ये 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, स्फीयर का एरिया आ जाएगा। इधर देखिए लेमडा वी, लेमडा एक्स, लेमडा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश मतलब विजिबल लाइट, ये है तेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये है गामा रे, और ये है तेरा रेडियो वेव। इधर से इधर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है और एनर्जी घटता है, यही है कहानी। चलो ठीक है, तो ये विजिबल लाइट, लेमडा एक्स एक्सरे इधर आएगा, और लेमडा एम माइक्रोवेव इधर आएगा, और आगे जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो एनर्जी घटती है, तो सही विकल्प कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा लेमडा एम का, और सब उसके बाद होगा विजिबल लाइट का, सबसे कम होगा एक्सरे का। देख लो एक्सरे का सबसे कम कहां है, एक्सरे का समझ ही नहीं आ रहा है, एक्सरे का सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा होगा लेमडा एम का, तो ये तो काट दे, ये भी काट दे, ये लेमडा एम बीच में काट दे, इन दोनों में से एक सही आंसर होगा। लेमडा वी है आपका दृश्य प्रकाश का, गलत लिखा है यार एकदम, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, लेमडा एम सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा लेमडा एल, फिर होगा लेमडा एक्स। एक्सरे का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, सारे ऑप्शन गलत बना दिए इसने, हमला है ये, एम के नहीं, ये वी लिख लो और इसको एक्स लिख लो, ये सही है।
सबसे ज्यादा माइक्रोवेव का, फिर विजुअल लाइट का, फिर एक्सरे का। समझ में आया कि नहीं है? बहुत अच्छे समझाया मैंने। आर त्रिज्या की वृत्तीय प्लेट वाले समानांतर, आर त्रिज्या का वृत्तीय प्लेट, वृत्तीय प्लेट है साहब, ये वृत्तीय प्लेट बनाओ, ये वृत्तीय प्लेट है, आर त्रिज्या का वृत्तीय प्लेट के समानांतर प्लेट संधारित्र दशानुसार आवेशित किया जाता है। दशानुसार किसी क्षण पर r/2 तथा r के मध्य परिवर्त क्षेत्रफल से विस्थापन धारा क्या होगा? यहाँ पे धारा आई जा रहा, यहाँ पे धारा क्या जा रहा? आई जा रहा। तो वो तुमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, समझना, मैं बनाता हूं। ये कह रहा है कि पूरा r त्रिज्या और r/2 त्रिज्या के बीच में जो क्षेत्रफल बनेगा, आई दादा, बीच में जो क्षेत्रफल बनेगा उससे करंट कितना पास करेगा? तो करंट तो पूरे एरिया से जाता है। अब ध्यान से समझना, पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया से करंट जा रहा है आई, तो अंदर वाले पाई आर स्क्वायर बाई 4 से करंट जाएगा I/4। तो इससे जा रहा करंट I/4 और टोटल करंट है आई, तो बाहर वाले क्षेत्रफल से कितना करंट जाएगा? तो I डैश बराबर I माइनस I/4, मतलब 3I/4, 3I/4। और देख दूसरी बात कि जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रामलाल टाइप तो ऑप्शन बनाया है इसने। रामलाल टाइप ऑप्शन कैसे बनाया है? ज्यादा करंट तो हो ही नहीं सकता, तो 3I और 4/3I कैंसिल हो जाएगा। एक बचा तेरा I/4, तो I/4 तो अंदर वाले एरिया से जाएगा, 1/4 एरिया तो 1/4 करंट, तो बाहर वाले से 3I/4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, संशोधित एम्पियर परिपथ नियम के अनुसार आईडी विस्थापन धारा के संबंध में ये सही पूछा है, कौन सा समीकरण होगा? देख अच्छे से देख, B डॉट डेल इज इक्वल टू म्यू नॉट IC एप्सिलॉन नॉट D। सही है, पहला तो सही है, ये तो गलत है। एम्पियर सर्किट लॉ संशोधन के बाद सिर्फ IC थोड़ी ना बचा था, ये भी गलत है। और IC इंटू d5/dt गलत हो गया ना, ये तो बीमीय रूप से ही गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कई बार ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान से आंसर करना। नेक्स्ट देखिए, निर्वात में संचालित विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है? मेरी बात सुनना, ये बीमाहीन होता है, तो आप इसको लिख सकते हो kx बराबर ओमेगा टी, और लिख सकते हो kx बराबर ओमेगा टी। अरे नहीं, kx बराबर ओमेगा टी तो लिख ही सकते हैं। इसमें हमें क्या बताना है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। क्या तू जानता है कि E बराबर होता है VB? जानता है? हाँ सर जानते हैं। और V बराबर होता है ओमेगा बाई के। V बराबर होता है ओमेगा नॉट बाई ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के इंटू बी ई, तो इधर आ जाएगा। तो E के बराबर ओमेगा बी, E के बराबर ओमेगा बी, बता कहाँ है? E के बराबर ओमेगा बी, ये आंसर आ गया। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। छोटे छोटे कंसेप्ट जितने बताएं, सवाल उसी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचलित होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचलित होती है? तो इसमें तो आवेश होता नहीं, तो विचलित होगा नहीं। विद्युत क्षेत्र में भी नहीं होगा, चुम्बकीय क्षेत्र में भी नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा, दोनों में ही नहीं होगा, ना तो विद्युत क्षेत्र में ना ही चुम्बकीय क्षेत्र में, क्योंकि इसका आवेश क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसका आवेश क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। पूरा फील कर पा रहे हैं आप? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किरण प्रकाश के वेग से संचरित नहीं होता? मतलब स्पीड ऑफ लाइट से कौन नहीं चलता है? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होगा वो प्रकाश के वेग से चलेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कौन कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कौन कौन सा है? यहां पे देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कौन कौन सा है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है आपका सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव, एक्सरे और गामा रे, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है, वो है बीटा किरण। बीटा किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं होता, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलते। लाल प्रकाश की नीले प्रकाश की भिन्नता का कारण क्या है? लाल प्रकाश हो या नीला प्रकाश हो, दोनों विजिबल लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसकी चाल सेम होगी, तीव्रता सेम होगी, आयाम सेम होगा, आवृत्ति दोनों की अलग होगी, आवृत्ति दोनों की अलग होगी, फ्रीक्वेंसी तो अलग है दोनों की। नेक्स्ट देख, निम्नलिखित में से कौन सा समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में गलत है? विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के समान औसत मान है। विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के समान औसत मान ही गलत है। विद्युत ऊर्जा तथा चुम्बकीय ऊर्जा का समान औसत मान होता है। समझ में आया कि नहीं है? विद्युत ऊर्जा तथा चुम्बकीय ऊर्जा के औसत मान समान है, ये सही है। विद्युत ऊर्जा तथा चुम्बकीय क्षेत्र दोनों समान कला में दोलन करते हैं, ये भी सही है। विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र दोनों विपरीत कला में दोलन करते, तो गलत है। विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के समान औसत मान है, गलत तो दोनों है यार। विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र का समान औसत मान नहीं होता। विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र ऊर्जा का समान औसत मान होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र सही सही है, सही है, सही है, सही सही है। विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र का मान नहीं पूछा है, औसत मान पूछा है। मैं बताता हूं, ये हो जाएगा आंसर। वाह यार, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। मैं भी थोड़ी देर के लिए फंस गया था। सुन मेरी बात, विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है? E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो विद्युत क्षेत्र का मान तो नहीं ना पूछ रहा है,
ये बोला विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का औसत मान, तो औसत मतलब खोपचा, तो ले खोपचा में, ले खोपचा में, और खोपचे में लेगा तो ई नॉट बाहर, और साइन ओमेगा टी का खोपचा मान क्या होता है? जीरो। तो साइन ओमेगा टी का खोपचा मान जीरो, तो विद्युत क्षेत्र का औसत मान क्या हो गया? जीरो। और चुंबकीय क्षेत्र का भी औसत मान क्या होगा? जीरो। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का मान बराबर नहीं होता, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र इंटू सी के बराबर होता है, या वी कह सकते हो आप। लेकिन औसत बोलोगे तो दोनों का औसत जीरो है, इसलिए दोनों का औसत मान तो बराबर हो गया। ये तीनों सही है। आपका जो आंसर जाएगा गलत वाला, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही कला में होते हैं, विपरीत कला में नहीं होते। ये सवाल और बढ़िया है। समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में निम्नलिखित में से किसका एक पूर्ण चक्र में औसत मान शून्य होता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का बिल्कुल शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र का बिल्कुल चुंबकीय शून्य होता है, चुंबकीय ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का शून्य नहीं होता है, क्योंकि एक पूर्ण चक्र में औसत मान चुंबकीय ऊर्जा में बी स्क्वायर आएगा और विद्युत ऊर्जा में भी ई स्क्वायर आएगा, और ई स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का औसत मान जीरो नहीं होता, हाफ होता है। तो ये बोला है समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में निम्नलिखित में से एक पूर्ण चक्र में औसत मान किसका शून्य होगा? तो पूर्ण चक्र में औसत मान किसका शून्य होगा? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का। मतलब ए और सी इज अ करेक्ट आंसर। ए और सी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखिए, निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग जेड अक्ष के अनुदिश प्रकरण कर रही है, मतलब जेड में चल रही है। ठीक है, जेड में चल रही है, मतलब जो तरंग है, वेव है, वो जेड एक्सिस में है। वैद्युत क्षेत्र का अवयव ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस जेड ओमेगा टी द्वारा दिया था। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सबसे पहली बात, ये है तेरा एक्स में और ये है जेड में, तो बी एक्स और जेड में तो होगा ही नहीं, बी एक्स और जेड में तो होगा नहीं, तो बी एक्स और जेड में तो होगा नहीं, एक्स और जेड में तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया, एक्स और जेड में नहीं होगा, तीनों वाई में, तो वाई वाला हो सकता है। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, मैं जो आपको समझाते आ रहा हूं, बी बराबर हमेशा होता है ई बाई सी, तो बी बराबर ई बाई सी, तो बी बराबर बी नॉट बाई सी थोड़ी ना होगा, ई बाई सी, ई बाई सी, ई बाई सी, बी नॉट इंटू सी। क्या मजाक है यार, तीसरा ऑप्शन हो गया। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का जो आयाम है वो विद्युत क्षेत्र का आयाम बटा सी के बराबर होगा, तो यही आंसर आएगा ना यार। बी नॉट इंटू सी क्या है? बी वाई बराबर बी नॉट इंटू सी क्या है? ये क्या है? एकदम सही आंसर है। अरे यार, ये तो सीधा आंसर आ गया। अब दिशा के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, पक्का वाई दिशा में होगा। हाँ, ये एक्स में है, तरंग जेड में है, तो ये वाई में होगा। देखिए वाई में, बी वाई है। बताइए मजा आया कि नहीं है? बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, एक विशेष क्षण पर नीचे दिए गए परिपथ में धारा आई है, ठीक है, तो दर्शाए संधारित्र प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा क्या होगा? आई होगा। कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट एक दूसरे के बराबर होता है। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट एक दूसरे के बराबर होता है। हाफ फैराड के समानांतर प्लेट, मतलब हाफ फैराड, सी की वैल्यू है हाफ फैराड, माइक्रो फैराड नहीं, सिंपल फैराड। मध्य रिक्त सीन में आई एम्पियर तात्क्षणिक विस्थापन धारा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापन धारा आई है। तो धारा विस्थापित करने के लिए डीवी बाई डी का मान क्या होगा? कि डीवी बाई डी क्या है? चलो देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, आई बराबर चाहे डिस्प्लेसमेंट हो या कंडक्शन हो, डी क्यू बाई डी टी तो लिख ही सकता हूं, है ना, और क्यू को लिख सकता हूं मैं सीवी, तो सी बाहर आ जाएगा, क्यू को लिख सकता हूं मैं सीवी, तो सी बाहर आ जाएगा, ये बनेगा डीवी बाई डी टी। और ये डीवी बाई डी टी का मान पूछा है, तो डीवी बाई डी टी का मान हो जाएगा आई बटा सी। आई का मान तुम्हें याद दिया है शायद कुछ, आई एम्पियर, मतलब आई का मान दिया है आई, और सी का मान है हाफ, तो हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मतलब 2i, तो डीवी बाई डी टी आ जाएगा आपका 2i आंसर। कंसेप्ट इतना रगड़ रगड़ के सिखाया है कि सवाल आपसे सॉल्व आसानी से ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग अविलंब रूप से ए क्षेत्रफल समतल सतह पर आपतित है, ठीक है, ए क्षेत्रफल पर समतल सतल पर आपतित है। ऊर्जा ई टी समय में सतह पर टकराती है, तब सतह पर औसत दाब क्या? अरे यार, ये औसत दाब तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं, औसत दाब में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं, है ना, याद रखना बिल्कुल। अरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर, औसत दाब पढ़ाऊंगा। 100 ओम प्रतिरोध तथा 100 ओम प्रतिघात के संधारित्र को 200 वोल्ट के सिरों में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। देख बेटा, ये है तेरा एसी से जोड़ा है 100 ओम, और ये संधारित्र भी है तेरा एक्सी है तेरा 100 ओम, सिरों में 220 वोल्ट, तो आरएमएस हो गया, सिंपल है। संधारित्र 50% आवेशित है, तब विस्थापित धारा क्या होगी? देख मेरी बात सुन, ये एसी है बेटा, ये क्या है? एसी है, तो इससे फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो आरएमएस करंट डिसाइड होगा,
दार्शनिक वाले हमें बात नहीं करना, हमें आरएमएस की बात करनी, हमें किसी की बात करनी है, आरएमएस की बात करनी है। आरएमएस ही करंट डिसाइड होता है, एसी है ना, डीसी नहीं है। ये क्या है, एसी है। तो एसी में जो करंट मेन आएगा मेजर, वो आरएमएस करंट आएगा। तो इसमें कंडक्शन करंट आरएमएस जो होगा वो होता है आपका ई आरएमएस बटा जेड, और ई आरएमएस का मान कितना है 220, और जेड का मान क्या होगा 100√2, ये आएगा तेरा आई आरएमएस। और जो आई आरएमएस होगा वही कैपेसिटर प्लेट के बीच में कंडक्शन करंट होगा, जो आई आरएमएस होगा वही कैपेसिटर प्लेट के बीच में कंडक्शन करंट होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तुमसे बोला कि जब 50% चार्ज, अरे भाई ये डीसी थोड़ी ना है, ये डीसी थोड़ी ना है, एसी है। एसी में आरएमएस करंट फिक्स हो जाता है, क्योंकि दोनों का प्रतिघात नियत है, तो आरएमएस करंट फिक्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प को संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? एक त्वरित आवेश को बिल्कुल किया जा सकता है। स्थिर आवेश से ईएम तरंग उत्पन्न नहीं होता। देखो ये नीट 2016 का सवाल है बेटा, देखो कितने आसान सवाल आते हैं। नियत वेग से गतिशील आवेश, एक आवेशहीन कण, आवेशहीन कण से कहां होगा बे रामलाल? क्या पूछ रहा है यार, क्या पूछ रहा है यार, क्या पूछ रहा है? ये तो इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करके पहले लेक्चर में बता दिया था मैंने। ईएम तरंग की ऊर्जा 15 केईवी, ले भैया ले 15 केईवी, ध्यान देना, किलो किलो, अबे किलो में है, किलो में है, किलो में। विजिबल लाइट का होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस प्रकाश का होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 इलेक्ट्रॉन बोलता है अल्ट्रावायलेट। उसके बाद होता है एक्सरे। कितने अच्छे से बता, री आईपीएमटी 2015 का सवाल है, ले लोटा, खत्म कहानी। रट तू रट, फ्रीक्वेंसी रट, वेवलेंथ रट, सवाल नहीं कर पाएगा। देख यहाँ पे आंसर ही आ गया, एक्सरे 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक्सरे, आंसर आ गया। आगे देख सवाल। निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग से संबंधित विद्युत क्षेत्र ई इतना दिया हुआ है। तो तरंग सदिश के का मान क्या होगा? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। इसमें एक इंफॉर्मेशन तुम्हें समझना पड़ेगा सवाल पढ़ के, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग से संबंधित विद्युत क्षेत्र दिया जाता है जहां ई तरंग दिशा के है निर्वात में। ये वर्ड निर्वात में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चाल होगा सी, वो 3 × 10⁸ होगा, और चाल होता है हमेशा ओमेगा बाई के। हमसे पूछा है के, ठीक है, यहां पे पूछा देख के जेड, तो हमसे के का मान पूछा है, और ओमेगा तो दे दिया ना, ओमेगा को रख दे, तो के बराबर हो जाएगा ओमेगा 6 × 10⁸ बटा ये तेरा सी नीचे आ जाएगा 10⁸। यहाँ पे के को नीचे लग गया, इसको इधर ले आया, तो आ जाएगा 2, 6/3 2, ये आंसर आ गया। समझ रहे हो सवाल? धुआं धुआं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, निर्वात में गति करती हुई विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए चुम्बकीय क्षेत्र के आयाम तथा विद्युत क्षेत्र के आयाम का अनुपात किसके समान होता है? निर्वात, तो निर्वात में तो प्रकाश की चाल के बराबर, निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर। ये है सवाल का लेवल बेटा, ये एकदम कंसेप्चुअल चीजें हैं ये पूरी की पूरी। आगे देखिए नेक्स्ट। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग से जुड़े विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अनुसार व्यक्त किए जा सकते हैं? ये तरंग जेड में जा रहा है। देख, तरंग अगर जेड में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जेड में कहीं नहीं जाएगा। अगर जेड में ऑप्शन है तो उसको पहले काट ले। जेड में कहीं दिख रहा के आई नहीं दिख रहा, आई जे आई जे के ये दिख रहा ना, ये के दिख रहा है ना, आई जे के तो जेड वाला है ना, तो दोनों गलत हो गया, बात खत्म। इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। अब समझ, जेड के अनुदिश जा रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हाथ रख, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई में है, आई में हाथ रख, और किधर घुमाएगा? जेड में घुमाए, वाई में घुमा, ये जेड की तरफ आएगा, तो आई और ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जे में दिया हो और मैग्नेटिक फील्ड आई में दिया हो, तो ये जे और आई, तो अंगूठा अंदर जा रहा है मतलब माइनस जेड, लेकिन तरंग जा रहा है प्लस जेड में, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सवाल है ये, देखो ये सवाल है, देखो नेक्स्ट, देखो खत्म। पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से निपटा दिया। थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा हो गया होगा, लेकिन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।